ज्यादा कर दिया और नेशनल काउंसिल को अलग कर दिया, और जो सारी की सारी पावर जो प्रेसिडेंट के पास होती थी वो पावर्स को डेलीगेट किया गया, और वो पावर्स को एग्जीक्यूटिव को यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पावरफुल किया गया था, और प्रेसिडेंट के पास जो बहुत सारे ऑपरेशनल और माइनर इशू में इन्वॉल्व था वो सबसे पहले उसको उसको डाइल्यूट किया गया। फिर ब्रांड की रिकग्निशन के ऊपर काम किया गया। आपको पता है वारी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, वारी साहब अनम्यूट करें। ओके जी जी अब आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब मैं बोलता हूँ। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, और रियली अप्रिशिएबल कि एवरीबॉडी स्पेयर हिज टाइम और हर टाइम टू फॉर द अफेयर्स ऑफ आईसीएम में पाकिस्तान। मैं देख रहा था आजम शाद साहब, मेरे मेंटोर, मेरे बड़े सीनियर वापडा से, वो भी उनकी मुझे अभी पिक्चर नजर आई थी, उनका नाम मेरे सामने है। बहुत शुक्रिया सबका। चौधरी वकास साहब है माशाल्लाह, दानिश नईम साहब है, शकील साहब की नजर, फराज साहब हैं, आसिम साहब हैं, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और जिसका मैं नाम नहीं ले सका, कुछ लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो शारिक भाई आप साथ साथ लोगों को एक्सेप्ट भी करते जाएं क्योंकि यू आर को होस्ट। तो आपने जो पहला सवाल मुझसे ये किया अबाउट माई अचीवमेंट्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ आवर नेशनल काउंसिल, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गवर्नेंस के हवाले से। तो हमने सबसे पहले गवर्नेंस के ऊपर काम किया, और हमने जो डेलीगेशन ऑफ पावर थी उसके ऊपर काम किया। हमने जो प्रेसिडेंट की जो पावर्स थी या जो ऑफिस बेरर की पावर थी जो ऑपरेशन नेचर की थी, वो हमने सारी की सारी डायरेक्टर्स को और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर दी, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस क्रिएट हो सके। और इसी तरीके से हमने उनके केपीएस डेवलप किए, और फिर उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हमने स्टार्ट की, जिसके ऊपर हम पे एतराज भी आता है कि बहुत सारे लोग जो है प्रेशर में या छोड़ के या उनको हमने टर्मिनेट कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ, तो इट वाज अ प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस व्हिच वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप, और फिर उसको नीचे से टिकल डाउन किया गया। इसी तरीके से अपना इसी तरीके से हमने ब्रांड की रिकग्निशन के ऊपर काम किया। हमने रेगुलेटर को एंगेज किया, हमने जो हमारे कंपेटिटर है उसको एंगेज किया। आज उसकी मैं ये समझता हूं कि उस वक्त जो ब्रांड के ऊपर हमने मीडिया को एंगेज किया, आपने देखते होंगे उस वक्त न्यूज़पेपर के अंदर, उसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर, रेगुलेटर के अंदर उस वक्त आईसीएमए की कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती थी। और उसी वजह से मैं समझता हूं कि जो हमें ऑडिट राइट्स मिले हैं, हम एज एन ऑडिटर रिकग्नाइज हुए, हमें असेंबली के अंदर हमें डिस्कस किया गया, और फिर हमें फर्स्ट टाइम एज एन ऑडिटर रिकग्नाइज किया गया। और उसके अलावा फिर हमने सीमा और जो जितनी फॉरेन अकाउंटिंग बॉडीज थी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही थी, हमने उनको चैलेंज किया और उनसे हमने एमआरए लिए, और फिर हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर रिकग्निशन मिली। हमने सीपीए आयरलैंड किया, सीपीए ऑस्ट्रेलिया किया, हमने उस वक्त इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल्स की एडवांस लेवल की एग्जाम्पशंस हमें मिली। इसी तरीके से एसीसीए का हमें उस वक्त ये जो एमआरए इस वक्त नेशनल काउंसिल ने किया, ये हमें ऑफर हुआ था। उस वक्त ये जो एमआरए था ये फ्रेश जो हमारे मेंबर्स थे उनके लिए था, लेकिन ये एमआरए उससे जरा बलीक है, डाइल्यूट कर दिया गया, ये सिर्फ फेलो मेंबर्स को ऑफर किया गया। इस वक्त जब हमने उस वक्त ज्वाइन किया था तो हमारी जो एसएमसी की कंप्लायंस थी, जिसको हमने अपने एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर उसको दिया था, वो इतनी नॉन कंप्लायंट थे कि हमारी आईफैक के अंदर जो मेंबरशिप थी वो अंडर ऑब्जर्वेशन चली गई थी। हमने उस कंप्लायंस को बेहतर किया। इसी तरीके से हमारी जो क्वालिफिकेशन थी, हमारा जो बेसिक ब्रांड था दैट वाज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उस मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने सिलेबस को इस तरीके से अलाइन किया कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर जब हमारा बच्चा जाए तो वो डे वन से एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट बेसिक नॉलेज लेके, और उसका एज जो कंपेटिटिव एज जो आई कैप से वो क्वालिफिकेशन साथ लेके जाए। हमने उसमें कैपस्टोन इंट्रोड्यूस करवाया। उस कैपस्टोन ने हमारे लिए पीएचडी का रास्ता खोला था। जो मेंबर्स हमारे टीचिंग में या अपनी क्वालिफिकेशन को इंप्रूव करना चाह रहे थे। इसी तरीके से हमने मेंटोरशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया। जो गैप है हमारे सीनियर मेंबर का और हमारे जूनियर मेंबर का, जो गैप था उसको रिड्यूस करने के लिए हमने उसको मेंटोरशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरीके से हमने इनक्यूबेटर जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया। ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है ये आई कैप ने इसको कॉपी किया, इनक्यूबेटर प्रोग्राम को आई कैप ने कॉपी किया। इसी तरीके से हमने यूनिवर्सिटीज के साथ बहुत सारे एमआरए किए रिसर्च के ऊपर, और वो उसको इन्होंने एग्जीक्यूट कर
करना था, मैं भी बात करूंगा उसके ऊपर, वो भी हमने किया। इसी तरीके से हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग बॉडी जो हमने ना सिर्फ अपने नेशनल लेवल पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए काम किया, हमने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया, ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट फोरम, और उसके लिए पाकिस्तान को सबसे पहले जो है वो ऑफर किया गया कि एज ए कोऑर्डिनेटर आप उसको लीड करें। इसी तरीके से पाकिस्तान में जो साफा कॉन्फ्रेंस करवाई थी वो उस दौर में हमने करवाई थी जब पाकिस्तान में फॉरेन डेलीगेट्स विजिट नहीं कर रहे थे। हमारे दौर में हमने एम्प्लॉइज को जो थी सीआरसी के हवाले से बहुत सारा काम किया। हमारी वीकली मीटिंग्स होती थी कि आपने ये जितने मेंबर्स ने सीवी भिजवाए हैं, क्या आपने उनको सीवी को एक्नॉलेज कर लिया, आपने उनके इंटरव्यू करवा लिए, इंटरव्यू के बाद आपने फीडबैक दिया। वो केपीएस अगर आप अभी वेबसाइट के ऊपर जाएं तो की परफॉर्मेंस मेंबर्स एरिया में जाएं, वहां पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्लिक करें, वो अपडेटेड नहीं है लेकिन लिंक अभी भी मौजूद है। तो हमने वहां पे मेंबर को जो एम्प्लॉयमेंट की उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। मुझे याद है कि उस वक्त फैसलाबाद में कोई भी आदमी जॉबलेस नहीं था सिवाय एक आध आदमी के जो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में थे। उस वक्त हमारे पास हमने ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट किया इंडस्ट्री के साथ, जिसमें हमने कहा था कि जो हमारे स्टूडेंट है वो साल या 2 साल का एग्रीमेंट करेंगे और उसमें यूनिवर्सिटी जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो गारंटी करेगा कि जो मेंबर है वो इस कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशन की वो गारंटी करेगा, अश्योर करेगा। और सबसे पहले मैं अगली बात करता हूँ जो मैं समझता हूँ कि इस रीजन के अंदर सबसे बड़ा काम किया गया वो है एजुकेशन के ऊपर, एग्जामिनेशन के ऊपर। और एग्जामिनेशन में हमने हर मेंबर को, हर स्टूडेंट को क्वेश्चन वाइज रिजल्ट दिया और वो रिजल्ट उसकी ईमेल पे जाता था और वो उस रिजल्ट में क्वेश्चन वाइज रिजल्ट देने के बाद हमने ये कहते थे अगर आपको इस रिजल्ट के ऊपर कोई एतराज है तो आप अपना पेपर ऑनलाइन आके आप सेंटर में आए, आप कंप्यूटर लैब में आए, आपको आपका ऑनलाइन पेपर अवेलेबल होगा, आपका स्क्रिप्ट अवेलेबल होगा और वो जो स्क्रिप्ट है वो आप आके यहाँ पे देख सकते हैं और आप चैलेंज कर सकते हैं। और उसमें हमने ये कहा था कि आप जब आप पेपर चेक करने आएंगे तो आप अपने मेंटोर को, यानी कि अपने मेंटोर को लेके आए या अपने फादर को लेके आए, और हमने उसको फ्री बहुत थोड़ी सी कॉस्ट पे रखा था। और इसी तरीके से जो हमारे मेंबर्स थे, स्टूडेंट थे, अगर कोई फेल हो जाता था हमें कहा जाता था हमने बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया था, हमारे दौर में लोग बहुत ज्यादा फेल हो रहे थे, तो हम वहां पे पेपर्स को दोबारा चेक करते थे। जो 40 और 60 के दरमियान में था उस पेपर को दोबारा चेक किया जाता था। हमारे सारे जो डिसीजन थे दैट वाज नॉट कमर्शियल ओरिएंटेड डिसीजन। और उसके ऊपर हमारे ऊपर ये कहा जाता है जब हमें ये काउंसिल हैंडओवर की गई थी उस वक्त आपने वो कहा जाता है कि हमने लॉसेस स्टार्ट कर दिया और लॉसेस का हमारे ऊपर एक बहुत सारा एक ब्लेम आता है। तो लॉसेस के हवाले से आपने देखा होगा, आपने वीडियो लास्ट एजीएम की देखी होगी जो कराची में थी, तो जिया साहब ने एक्सेप्ट किया है कि लॉसेस उनके दौर में स्टार्ट हो चुके थे। तो हमें उस वक्त जब ये एक इंस्टीट्यूट जो हमारे उन लोगों के लिए था जो लोगों का करियर बदल देता है, लोगों की क्लास बदल देता है, ये उन लोगों के लिए था जो लोअर और मिडिल क्लास लोगों के लिए आते हैं। इनकी कॉस्ट इतनी बढ़ा दी गई, हमारी इतनी कॉस्ट बढ़ा दी गई, यहाँ पे लेबर यूनियन बना दी गई कि वो कॉस्ट पूरी करने के लिए हमें फीस बढ़ानी पड़ेगी, जिससे हमारा जो टारगेट जो हमारा स्टूडेंट है वो आईसीएमएस से दूर हो गया। इसी तरीके से हमने रिसर्च के ऊपर रिसर्च जर्नल इंट्रोड्यूस करवाया। जो रिक्वायरमेंट थी किसी भी हमें पीएचडी अगर एमफिल की तरफ जाना था तो किसी भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बॉडी की सीएमए यूएसए के बाद पहला रिसर्च जर्नल हमने किया और जिसके बोर्ड के ऊपर प्रोफेसर वाटा वाले थे और इंटरनेशनल जो स्कॉलर्स थे वो उसके एडिटोरियल बोर्ड के ऊपर थे। उसका सेकंड वॉल्यूम अभी प्रिंट नहीं हो सका। तो दीज वर ओवर अचीवमेंट्स। मैंने 2 मिनट में जितना मुमकिन हो सका मैंने वो बात कर दी। अगर आप बात करेंगे तो और बहुत सारी है, मोर देन 100 इनिशिएटिव थे जो फर्स्ट एवर हुए थे और ये 1.5 साल के अंदर सारी की सारी अचीवमेंट्स हुई थी जो जब मैंने इसका चार्ज लिया था। सर मैं इसमें आपकी बात में थोड़ा सा एक बात करना चाहूंगा। जब ये आपने कहा था जी कि फैसलाबाद का आपने कोट किया कि आपके पीरियड में फैसलाबाद में कोई जॉबलेस नहीं था। अभी कल एक प्रोग्राम हुआ है द पैनल जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपके एक अलाइड जो हैं आई गेस एरार साहब, उन्होंने एक कोट किया है कि जॉब्स का तो क्राइसिस है, हम सारे ही जानते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, कोई अंडर वैल्यू काम कर रहा है, कोई बेचारा बस काम चला रहा है। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में भी जॉब्स नहीं है। इज इट ट्रू राइट नाउ? देखिए इस वक्त जो है ये जो इस वक्त जो फैसलाबाद के अंदर एनवायरनमेंट है, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आगे हैं,
तो इस वक्त रियलिटी ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इस वक्त जो था, लेकिन वो जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर आप कहें तो कंपटीशन बड़ा ज्यादा हाई इसमें हाई हो गया है। और जो हमारा बच्चा जो जिसको बच्चे का कोई कसूर नहीं है, जो क्वालिफाई करके आ रहा है मेंबर, दे आर क्लोज टू आवर हार्ट। देखिए उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से सेक्टर स्पेसिफिक कोई चीज नहीं उनको तैयार किया गया। उनको बेचारों को इंटरव्यू में लाके बैठा देते हैं और जॉब का प्रॉब्लम आ रहा है उन्हें। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है सेक्टर के अंदर है, लेकिन हमारे जो मेंबर्स हैं, फ्रेश मेंबर हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने हमने एक पेपर इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम था कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड कंट्रोल। उसके अंदर हमने सेक्टर स्पेसिफिक हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात की थी, उसके अंदर बिजनेस प्लान की बात की थी, उसके अंदर परफॉर्मेंस केपीएस की बात की थी, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात की थी। उसके अंदर हमने ये कहा था, इसके अलावा देखिए आप ये बताएं कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा रहे। अभी एससीसीपी का एक लेटर आया है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जी आप बताएं कि आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। तो हमारे दौर में हमने ये किया था कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी कर दिए थे, और हमने जो सेक्टर स्पेसिफिक वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने शानदार हैं, वो हमारी प्रोडक्ट है, हमें उसको प्रोडक्ट को लेके चलना चाहिए, हमें पूरी दुनिया को बताना है। देखिए मैं तो जब भी गवर्नमेंट सेक्टर में जहां भी बैठा हूं, मैंने बताया कि ओनली कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, जिससे कंज्यूमर के राइट्स का सेफगार्ड हो सकता है। तो ये जो अभी फाइनेंशियल ऑडिट इसका फेलियर हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर, और ये आप देख लें, जस्ट डू गूगल, आप लिखें फेलियर ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट, आपको एक लंबी डिटेल मिलेगी, आपको जितने भी दुनिया के ऑडिट। तो इस वक्त जो दौर है ये फोरेंसिक ऑडिट का दौर है, ये कॉस्ट ऑडिट का दौर है। इस वक्त आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के बहुत सारे महकमे जो हैं वो कॉस्ट ऑडिट पे चले गए। आप नेपरा का देख लें, आप पैमरा देख लें, ओगरा देख लें, उन्होंने जो अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं उसके बाद उसके ऊपर टैरिफ की जो डिटर्मिनेशन हो रही हैं वो सारी की सारी कॉस्ट अकाउंटिंग बेस्ड है। तो हमने अपने स्टूडेंट से कॉस्ट अकाउंटिंग छीन ली है। हमने, आप देखें, कभी मैंने एक वॉइस क्लिप किसी टीचर का था कराची के फैकल्टी मेंबर का, वो बता रहे थे कि जी जो आई कैप की कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर हैं वो हमसे बेहतर है। तो ऐसा क्यों है? देखिए हमें अपने ये पैरामीटर नहीं कि हमने कितने लोगों को पास कर दिया, हमें तो ये होना चाहिए कि हमें अपने जो स्टूडेंट है उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो मार्केट के अंदर वो इस वक्त क्या सेलेबल है कि नहीं है। तो ये मैं कहता हूं कि इस वक्त जो फैसलाबाद के अंदर सूरत हाल है वो बहुत बेहतर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस वक्त कम से कम 15 से 20 क्वालिफाइड अकाउंटेंट की जरूरत है, लेकिन रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। मसला हमें सैब में लोग चाहिए, फिर कहेंगे नहीं मैंने अपने अदारे की ब्रांडिंग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे इसी तरह से इंटरलूप है, इंटरलूप में भी क्वालिफाइड लोगों की जरूरत है यहाँ पे, और जितने भी टेक्सटाइल मिल रहे हैं यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। और मैं समझ रहा हूँ कराची के अंदर जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके अंदर भी काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं। अच्छा, एक मैं किसी दोस्त ने सवाल किया है कि जी वेयर इज अब्दुल वासे साहब। तो वासे साहब अपनी किसी मसरूफियत की वजह से उन्होंने हमसे माजरत कर ली है। तो अभी हम आपके क्वेश्चंस भी लेते हैं, कुछ गौरी साहब से बात कर लें, फिर आगे चल के आपके क्वेश्चंस लेंगे। गौरी साहब, अभी आपने कहा कि जी आपने जितने डिसीजन लिए हैं वो कमर्शियल ओरिएंटेड डिसीजन नहीं थे, वो क्वालिटी बेस्ड थे, और आप लोगों का जो आपका फोकस है या आप लोगों का जो एजेंडा है या जिस बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, आप क्वालिटी के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो क्या किसी इदारे को चलाने के लिए रेवेन्यू जनरेशन की जरूरत नहीं होती? क्या अगर आप लोगों ने इस बात को इग्नोर किया तो क्या सोच के इग्नोर किया? एक्सपेंसेस तो हैं, क्या आप सोच रहे थे कि रिजर्व इतने इसी से चल जाएगा? है आपने रेवेन्यू जनरेशन की, रेवेन्यू भी चाहिए, या आप समझते थे कोई और सोर्सेज से पैसा आ सकता था? शारिक साहब इसमें ना दो, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें गौरी साहब, अनम्यूट करें। ओके 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 ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन के दो डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन तो ये है कि क्या रेवेन्यू की इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। ऑब्वियसली रेवेन्यू की इंपॉर्टेंस है। बात ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम आया क्यों है? ये प्रॉब्लम शारिक साहब ये आया कि हमने अदारे के अंदर इतनी कॉस्ट बढ़ा ली, इतनी कॉस्ट बढ़ा ली हमने। मुझे ये बताएं, ये मेंबर्स हैं इस वक्त जो माशाल्लाह जो मैं देख रहा हूं 62 मेंबर्स मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कितने मेंबर जो सेटिस्फाइड हैं विद द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो मेंबर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं।
इंस्टीट्यूट के जो लोग प्रोवाइड कर, देखिए इस वक्त हमारा जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ICMA के साथ, वो ये है कि हमारा जो CV है उसकी प्रॉपर प्लेसमेंट होती रहे, उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग होती रहे। तो मुझे ये बताएं कि कौन से हमारी ब्रांडिंग हो रही है। आपके जो CRC की जो खातून जो सीमा से आई हैं और जो वो जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी मुझे बताएं कि आज तक आपको किसी ने एंगेज किया हो। लेकिन आप जरा उस दौर में चले जाएं जब मेरे पास 1.5 साल का टाइम था, तो वहां पे बाकायदा हमने ऑनलाइन पोर्टल डेवलप करवा दिया था, हमारी मीटिंग्स होती थी। ये कहते नहीं लोग छोड़ गए, वो लोग इसलिए शारिक साहब छोड़ के गए थे हमें कि हमारा जो प्रेशर था अकाउंटेबिलिटी का, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, वो एक बहुत ज्यादा मेंबर्स के ऊपर आ रहा था। या तो उन्हें हमारे जो बेंचमार्क थे उनको अचीव करना था या उन्हें छोड़ के जाना था। तो लेकिन ये इस वक्त जो हम ये कहते हैं कि जी हमारे जो क्वालिटी बेस्ड डिसीजन थे, देखें ये एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कमर्शियल यूनिवर्सिटी नहीं है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडस्ट्री को सर्व किया जाए और क्वालिटी के जो कंटेंट्स हैं वो इकोनॉमी को दिए जाएं। और इसका स्पॉन्सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। अगर किसी जगह रेवेन्यू को शॉर्टफॉल आता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट द इंस्टीट्यूट। ऐसे नहीं हो सकता कि इंस्टीट्यूट इंसॉल्वेंट नहीं होते ऐसे इंस्टीट्यूट। और दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी देख ले, मेरे लर्म्स के जो वीसी है, पुराने भी वीसी जो करंट वीसी, दोनों मेरे दोस्त हैं, मेरी उनसे बात हो रही, 80% जो है उनका वो डोनेशंस के ऊपर चल रहा है। आप ऑक्सफोर्ड डोनेशन के ऊपर चल रहा है, कैम्ब्रिज डोनेशन के ऊपर चल रहा है, स्टैनफोर्ड डोनेशन के ऊपर चल रहा है। देखिए हमें एंगेज करने की जरूरत थी। मैंने पहले भी ऑन रिकॉर्ड बताया था कि हमें इंडस्ट्री ने कहा है कि जी आप हमारे पास प्लान लेके आए, यह फैसलाबाद की इंडस्ट्री है, मैं ये कहता हूं आने वाली काउंसिल जो भी हो, मैं आज इनको कमिटमेंट देता हूं, अगर ज़िया साहब भी जीत जाए इलेक्शन, मैं ज़िया साहब को भी कमिटमेंट देता हूं कि ये प्लीज एक प्रॉपर प्लान लेके आए, बिजनेस प्लान, और प्रोफेशनल तरीके से, इनका नाम भी प्रोफेशनल है, ये अच्छे तरीके से है। मैं इनको 1 साल के जो रेवेन्यू इससे ज्यादा मैं फैसलाबाद से इकट्ठा कर दूंगा। इस वक्त फैसलाबाद के अंदर इतनी ज्यादा चैरिटी के ऊपर, इतनी ज्यादा एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है, देखिए इस वक्त जितने जो मैन्युफैक्चरर हैं ये इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं शारिक भाई, और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो ये चाहते हैं कि जितना लोग ये काम कर रहे हैं, जितना ये कार्बन एमिशन जो है ये बढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर क्या काम कर रहे हैं, तो उसके सस्टेनेबिलिटी के मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, तो उसके ऊपर इनकी मैंडेटरी है, इन्होंने कुछ ना कुछ बजट जो है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर खर्च करना होता है। तो ये इनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, इनका मेजरेबल प्रोजेक्ट्स नहीं है। आज मैं अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कंप्लीट कर रहा था तो मैं देख रहा था बड़े चैलेंजेस हैं। तो इनके पास बजट है, हमें इंडस्ट्री को एंगेज करना चाहिए। दुनिया की जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इंडस्ट्री को एंगेज किया हुआ है और उनके पास बजट आ रहा है। अगर आप ये चाहते हैं, दूसरा ये कि अगर आप ये चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट को आप उनकी फी नहीं बढ़ाना चाहते, तो फिर आपको उसकी कॉस्ट को कट डाउन करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हमने अपने ही दोस्तों को फैकल्टी में लेके आना है, अपनी दोस्तों को वहां पे पेपर चेक करने, अच्छा देखिए ये पेपर चेक करने के हवाले से बात आई कि हमने इन हाउस पेपर मार्किंग स्टार्ट कर दी, और वहीं पे पेपर एक मार्कर चेक करता था, फिर उसको दूसरा चेक करता था। और अब ये पेपर जब आप पेपर लोगों के घरों में जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, लेकिन तो उसके हम अगला हमारा प्रोजेक्ट ये था कि हम लैपटॉप के ऊपर फैसिलिटी देंगे, हर आदमी के पास पेपर जाएगा एक मखसूस टाइम के लिए, और वो अपना पेपर ऑनलाइन मार्क करेगा और पेपर वहीं से उसके पास वापस आ जाएगा, यानी कि वो उसके सेव भी नहीं कर सकेगा, ऑनलाइन उसका हमने करना था। तो ये हम इस तरह के हमने आगे दुनिया इस तरफ जा रही है। अभी मैं देख रहा था यूनिवर्सिटी लंदन है, उसने अपने सारे के सारे पैरामीटर्स बदल दिया, कोविड ने तो सारा कुछ बदल दिया। अब इन्होंने इस काउंसिल ने एक बड़ा अच्छा काम किया जो इन्होंने ऑनलाइन पेपर किया। मेरे दोस्त उसमें, मेरे जो एसोसिएट है उसके ऊपर जो कोलीग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हो सकता है इससे इख्तलाफ करे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो कॉस्ट हमने इसको स्काई रॉकेटिंग कर दी है, इससे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम कहें कि हमने कॉस्ट को मीट करने के लिए कमर्शियल ओरिएंटेड डिसीजन लेने या क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करना है, और स्टूडेंट की क्लास बनाने के लिए 10 बंदे इस पे पास कर दे, 15 उस पे पास कर दे, 50 उसमें पास कर दे, अगर इस तरह की स्ट्रेटजी है, मैं समझता हूँ कि इस तरह की स्ट्रेटजी नहीं है। अगर इस तरह की स्ट्रेटजी होगी तो इंस्टीट्यूट की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त देखें, आप 3 साल पहले आप गूगल करें, आप अभी गूगल करके और लिखे ICMA पाकिस्तान और आगे लिख दें न्यूज़पेपर, अभी सारे मेंबर्स को मैं चैलेंज कर रहा हूं, अभी लिखे ICMA पाकिस्तान और न्यूज़पेपर लिखे, आपको इस एरिया के दौरान
आईसीएमए की बहुत कम न्यूज मिलेंगी, और 2015 और 18 के दौरान आपको आईसीएमए की 10 न्यूज़पेपर खबरें मिल जाएंगी, आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो हमने इस तरह से इंस्टीट्यूट को जो ब्रांड है उसको हमने इस लेवल पे ले गए थे। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि आज कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, आज कॉस्ट ऑडिट की बात हो रही है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेरे, कॉस्ट ऑडिट मेरा, लेकिन उसका क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो आईकैप करेगा। तो इसमें मैं ये समझता हूं इसके लिए हमें रेगुलेटर के को एंगेज करने की जरूरत है, और रेगुलेटर को एंगेज करने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए, और विजन के लिए आपने कि आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जिन्होंने डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, जिसने एक आदमी है जिसने सारी जिंदगी एक इदारे में गुजार दी है, और अब आपके साथ वो 12 साल से या 15 साल से वो काम कर रहा है, वो चीजों को रीडू करेगा। देयर विल बी नो इनोवेशन एट ऑल। देखिए, मैं आप लोगों से, दोस्तों से कहता हूं, आप अगर आप ये चाहते हैं ग्रुप को नहीं वोट करना चाहते, पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लीडर फोरम को बिल्कुल आप वोट करें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं करना, आप बैठ जाएं, आप 5 मिनट स्पेयर करें, आप दोषी से निकलें, आप मेरिट में फैसले करें, आपको नजर आ जाएगा कि उस तरफ आपको एक आध नाम के अलावा कोई नाम क्रेडिबल नजर ही नहीं आएगा। आप मुझे ये बताएं कि इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है कि अपने ग्रुप के अंदर हमें ये कहा जाता है जी हमने काशिमुद्दीन अंसारी के साथ उनको निकाल दिया। आपने मेरे से सवाल करना तो मैं पहले जवाब दे देता हूं, निकाल दिया। चले हमने फर्ज करे, मैं एक आ रहा हूं, आप मेरा सवाल भी सुन लें। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आप और तरफ आ गए। मैं आपसे ये पूछ रहा था, जब आपने टेक ओवर किया तो आपको क्या चैलेंजेस आए? जाहिर है जब पिछला जो जिससे टेक ओवर कर रहे हैं तो उनके कुछ मसाइल भी सामने आएंगे, और आप लोगों ने वो मसाइल भी हाईलाइट किए। आप लोग कहते हैं जी हमें ये चैलेंजेस मिले, और आप तो आए भी 1.5 साल के बाद। जी, तो मैं चाहूंगा वो चैलेंजेस क्या थे, वो क्या इश्यूज थे जो आपको सेटल करने पड़े। फिर आपके साथ एक और चैलेंज था कि गौरी आपके साथ आपने जो आपके टीम मेंबर थे जिन्होंने 1.5 साल काशिमुद्दीन अंसारी साहब ने जो प्रेसिडेंटशिप संभाली, उसके बाद आपने टेक ओवर किया। तो आपको प्रोफेशनल फोरम के हाथों को रिया साहब से उनकी सदारत के बाद क्या चैलेंजेस आए एज ए टीम, और फिर उसके बाद जो आपका 1.5 साल के बाद आपका टेन्योर शुरू हुआ तो उसमें क्या चैलेंजेस? शारिक भाई, मैं ये कहता हूँ, मेरा ये बिलीव है, मैं अपने जिस अदारे में काम कर रहा हूँ, अभी हमारा एक रिटेल स्टोर था, उसके अंदर मैंने जिसको एक्सपीरियंस किया भी, अल्लाह का शुक्र है, वो एक दैट वाज अ ब्लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसको हमने प्रॉफिट ओरिएंटेड और प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। देखिए, मेरा बिलीव क्या है, मैं कहता हूँ कि अगर आपकी इक्विटी सारी की सारी, फाइनेंशियल इक्विटी सारी की सारी इरोड हो जाए, लेकिन अगर आपका ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, और अगर आपका ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप अपनी फाइनेंशियल इक्विटी को दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं, रिकंसोलिडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्रांड इरोड हो गया है, आपकी ब्रांड इक्विटी खत्म हो गई है, तो फिर बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। सबसे बड़ा उस वक्त चैलेंज ये था कि उस वक्त जब मैंने एक तो मुझे 1.5 साल जो काशिफ साहब का टाइम था वो गुजर गया था, वो बहुत सारे चैलेंज थे ऐसे ऐसे शुरू में जो काशिफ भाई को डील करते रहे। लेकिन जब मैं आया तो मैंने सबसे पहले यही कहा कि क्योंकि मैं सबसे पहले तो फैसलाबाद से था, मैं ये कहता हूँ कि आज समय के मेरे ऊपर इतने एहसानात हैं, इतने एहसानात हैं कि मैं एक लोअर क्लास फैमिली का आदमी, ग्रेड 20 में जाता हूं, मैं एक लोअर क्लास फैमिली का आदमी एक पावर सेक्टर के अंदर लीड कर रहा होता हूं, मेरे पावर सेक्टर रिपोर्टेबल हो रहा होता है। मैं एक लोअर क्लास फैमिली का आदमी एक पाकिस्तान की सबसे लीडिंग फर्म का डायरेक्टर बनता हूं। तो मुझे वहां पे इस इंस्टीट्यूट को पे बैक करना था। मैं यकीन करें, जब मैं इलेक्शन में आया था, मुझे इस मानने में मुझे इसमें शर्म नहीं आती, मैंने इलेक्शन में सियासत बराए सियासत के तौर पे आया था। लेकिन जब मैं आईसीएमए में बैठा, जब मैंने आके आईसीएमए का बिजनेस प्लान देखा, कोई बिजनेस प्लान नहीं था, चैलेंजेस देखे, तो मैंने कहा ये तो जिहाद से काम नहीं है, ये फैस्को वैस्को तो छोड़ दे। मैंने 1.5 साल अपने अदारे में कोई काम नहीं किया, मैं सदाकत में था, मैंने कोई काम नहीं किया, मैं आईसीएमए को मैंने टाइम दिया। और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये जो ब्रांड का बेड़ा गर्क हो गया कि आईसीएमए की जो क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही थी, उसको कैसे रिपेयर किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहला काम ये होता है कि आपको कंपेटिटर को चैलेंज करना होता है। तो मैंने उस वक्त सीमा जो था, उस वक्त आपको पता होगा 2015 में आपको हर एड में, अखबारात में सीमा, हर तरफ सीमा सीमा था। तो हमने सबसे पहले उन्हें चैलेंज किया कि आप पाकिस्तान में मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर काम नहीं कर सकते,
कि पाकिस्तान में अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंसी होनी है, कॉस्ट अकाउंटेंसी होनी है, तो वो ICMA के जरिए होनी है। तो उस वक्त जब हमने उन्हें चैलेंज किया तो उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने उन्हें IFAC में ले गया। सर मैं आपके चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ ना, वो आपको जो आपने जब मैं सर उस तरफ जा रहा हूँ, जी मैं उसको बताता हूँ। हमने वो उस वक्त जो चैलेंज था वो ब्रांड का चैलेंज था। तो वो उस वक्त हमने अपने कंपेटिटर को चैलेंज किया कि पहले मेरे ब्रांड को रिकॉग्नाइज करें। तो हमने सीमा को जब IFAC में लेके गए, हमने SCCP में हमारी रिकॉग्निशन बिल्कुल नहीं थी। हमने SCCP को उस वक्त के जो चेयरमैन थे, आप अभी भी पूछ सकते हैं कि आपको याद होगा कि उस वक्त जब इन्होंने कंपनीज ऑर्डिनेंस का किया, तो मैंने मेंबर्स को रिक्वेस्ट की कि आप सारे, मैंने बल्कि ईमेल बना के मेंबर्स को भिजवाई थी, याद होगा आपको। मैंने कहा था सिर्फ ईमेल के नीचे नाम बदल दें और उसके ईमेल बॉक्स को भर दें। उसको ये प्रेशर क्रिएट करने पड़ते। देखिए ये रेगुलेटरी प्रोसेस है। मैं रेगुलेटरी अफेयर्स का स्टूडेंट हूं, मैंने 12 साल इसमें काम किया, मैंने अमेरिका में भी काम किया। तो बात यह है कि हमें रेगुलेटर को हमने एंगेज किया जहां पे हमारी नहीं थी, कोई सुनाई नहीं थी, कोई रिकग्निशन नहीं थी। और अगला नुकसान हमारे ये था कि हमारा जो सिलेबस था वो अलाइंड ही नहीं था उसमें। आज के भी सिलेबस को देख लें और पुराने सिलेबस को भी देख लें और मेरे वाले जो हमारे दौर में जो सिलेबस था उसको भी देख लें, जिसमें अहरार भाई ने बड़ा दिन रात काम किया। मैं समझता हूँ इस सारी कामयाबी के अंदर जितना था, ख्वाजा अहरारुल हसन का बहुत ज्यादा काम है। और जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन था वो सारे का सारा क्रेडिट जाता है सगीरुल हसन साहब को। और जो CPD एक्टिविटीज हुई हैं वो सारे का सारा क्रेडिट जाता है अनीसुर रहमान साहब को। लेकिन मैं कहता हूं उसके बैकएंड पे शफी जिक्रिया साहब भी थे, इनकी सपोर्ट बड़ी मौजूद थी। हमें खालिद साहब हमारे चैंपियन, उनकी सपोर्ट भी हमें अवेलेबल थी। इसी तरीके से इमरान साहब हमें इस्लामाबाद से सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरीके से हमें हैदराबाद ने बड़ा सपोर्ट किया, पार्लियामेंट के अंदर बिल गया हुआ था, बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट किया वहां पे। लेकिन चैलेंज जो अगला आया, एक तो हमें ब्रांड का आया, उसके बाद जो अगला चैलेंज था वो ये था कि ये जो हमें लॉसेस के अंदर देके इंस्टीट्यूट हमारी तरफ हमें हैंड ओवर करके निकल गए थे, तो हमें उस कॉस्ट को, जो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी, जहां पे एक डायरेक्टर की जरूरत थी वहां 3-3 4-4 डायरेक्टर्स रखे हुए थे। तो उनको हमें उस कॉस्ट को रिड्यूस करना था। फिर हमारी जो क्लैरिकल कॉस्ट थी, जो मैं कहता हूं जो सर्विस कॉस्ट थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी, उसको रिड्यूस करने की जरूरत थी। और फिर जो स्टूडेंट था, जो इंडस्ट्री थी, उसको एंगेज करने की जरूरत थी। आप देखिए कि उस दौर में 45 टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे MRA हुए हैं। तो मुझे ये बताएं, जो वो MRA जब सोशल मीडिया पे गए हैं, हमने लम्स के साथ MRA किया, हमने GI के साथ MRA किया, हमने IBA के साथ MRA किया। अभी जो डॉक्टर ईश्वर जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ आपने IBA का MRA किया, तो उन्होंने ये कहा, इकबाल गौरी ने जब ये MRA मेरे पास लेके आया तो आई जस्ट जम्प्ड आउट कि इतना बेहतरीन MRA कि ये लोग हमारे साथ रिसर्च में आएंगे और हमें यहाँ से डाटा मिलेगा, हमसे मिलकर काम करेंगे। तो रिसर्च का ये काम था, जो दुनिया की जितनी भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बॉडीज उसके ऊपर काम कर रही हैं। मेरी अभी बात हो रही थी CMA USA के पुराने फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ, तो वो बता रहे थे कि हमारे लोग जो हैं वो रिसर्च के अंदर बहुत सारा डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं और हम उसके ऊपर बेंचमार्किंग कर रहे होते हैं, हम इंडस्ट्री के साथ एंगेज होते हैं। हम इंडस्ट्री के साथ एंगेज होना शुरू, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर उस वक्त काम शुरू किया था, पावर सेक्टर के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाने शुरू किए थे, लेकिन वो बाद में उसके ऊपर चल नहीं सका। तो मेरी ये सबसे पहला हमारा ये चैलेंज था कि हमारे जितने भी स्टाफ था उस वक्त, इनको काम करने की आदत नहीं थी। इनके पास 10-15 मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, 10-15 मेंबर्स को अपने साथ लेके चलते हैं और उनको कोई नहीं पूछ सकता। मसला एक डायरेक्टर है, उसके 10-15 लोग जानने वाले हैं, वोटर्स हैं, उसको कोई नहीं पूछ सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में मैं थोड़ा सा रुथलेस हूँ। मेरे हद अदारे पे कहा जाता है कि वहां पे अकाउंटेबिलिटी होती है, मैं उसके ऊपर हमने अकाउंटेबिलिटी की। बहुत सारे लोगों को हमने फारिग किया और जिनके ऐसे लोगों को फारिग किया जिनको बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता था। वो इसलिए कि मेरा मेंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए उनकी रोजी, मेरे लिए मेरा एम्प्लॉय बाद में आता है, मेरा मेंबर्स मेरी प्रोडक्ट था जिसके लिए उनको मैं लेके आया था। इसके अलावा हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज ये आया था कि जो हमारा स्टूडेंट था, उसको जब हम इंडस्ट्री में भेज रहे थे, जब इंटरव्यू के लिए भेज रहे थे, तो इंडस्ट्री हमें ये कह रही थी कि जी इसके पास जो आपकी जो प्रोडक्ट है कॉस्ट काउंटिंग, उसका नॉलेज नहीं है। तो हमने फिर कॉस्ट काउंटिंग को भी इसके अंदर किया। तो ये बहुत सारे चैलेंज। तो इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज, बहुत सारे स्कैंडल्स थे जिसके बारे में फैसला करना था। फाइनेंशियल स्कैंडल्स थे, पर्सनल थे, बहुत सारे इश्यूज थे। मैं ये समझता हूं मैं लकी भी रहा, अनलकी भी रहा।
कि वो काशिफ भाई का टाइम था, उन्हें बहुत सारी मीटिंग इसी मामलात में करनी पड़ी, लेकिन वो फैसले बहरहाल मेरी कौंसल में ही आके सारे के सारे हुए थे। तो आप समझते हैं कि वो जो आपके दौर में फैसले हुए वो सेटल्ड हो गए, या अब जो आप दोबारा आएंगे तो फिर सेटल करेंगे उन सारे इश्यूज को जो भी आपने आखिर में बताए, जो स्कैम्स बताए हैं आपने? अच्छा दोबारा काशिफ भाई, शारिक भाई, एक तो मैं आ नहीं रहा, मैं आई समझता मीन हूँ योर कि टीम मैंने, इज कमिंग, व्हेन योर टीम इज कमिंग। अच्छा, मैं पहले इसमें मैं थोड़ी सी बात करूं। एक तो ये थे कि मेरा 2 दफा मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। मैं समझता हूं कि ये 3 साल भी मेरे सरप्लस थे। मैंने एज एन ओपोजिशन मैंने अपना रोल प्ले किया। शायद है कि इस ओपोजिशन के टाइम पे मुझे मिनट्स रिकॉर्ड करने के अंदर, मैं कहता हूं कि ये प्रोफेशनल जो ना एक मिजरी का एक 3 साल का मैंने टाइम फेस किया, जिसमें मैं अपना व्यू पॉइंट रिकॉर्ड कराने के लिए मेरे खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास हुई कि गौरी साहब ने एक नॉन सीरियस क्वेश्चन किया। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी बोर्ड के अंदर या काउंसिल के अंदर किसी मेंबर ने, बोर्ड ने, किसी ने कोई क्वेश्चन अगर कर दिया है, मैं समझता हूं क्योंकि वो सेक्टोरल, अगर अगर उसको कोई क्वेश्चन कर भी दिया तो क्या उसके खिलाफ इस बार की भी रेजोल्यूशन पास होती है, या उसके बारे में कोई कमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं कि इसने नॉन सीरियस क्वेश्चन किया। अच्छा क्वेश्चन मैं अकाउंटिंग के ऊपर कर रहा हूं और मेरे खिलाफ रेजोल्यूशन जो है वो जो कमेंट्स पास करवा रहे वो बंदा करवा रहा है जो कंटेंट नहीं है। अच्छा लेकिन क्योंकि वो मीटिंग फी का भी मामला चल रहा था तो बहुत सारे इश्यूज थे। तो इन 3 सालों के अंदर मैंने ये फैसला किया था कि ये मैंने सोचा कि तो मेरा दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का फैसला सही नहीं था। मैं ये सब एक्सेप्ट करना चाहिए, जब मैं प्रेसिडेंट बन गया था तो मुझे उस वक्त छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ये मैं समझ तो अल्लाह ताला की तरफ से था कि मैं उस वक्त जीत गया, चले मैं मौजूद रहा तो कुछ रेजिस्टेंस मिलती रही इनको, और रेजिस्टेंस से कुछ ना कुछ प्रोसेस रिफाइन होता है। और इस दफा मेरा दोबारा फिर मेरे दिल के अंदर वो एक नशा सा होता है बंदे को, जी मैं दोबारा इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा रहूं, तो था। तो उसमें मैं सगीर साहब को क्रेडिट देता हूँ। सगीर साहब ने इसके खिलाफ रेजिस्टेंस की, गौरी साहब आप इलेक्शन अगर कॉन्टेस्ट करेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा सगीर साहब आपने बहुत अच्छा कहा, अब मैं बिल्कुल इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। 15 मिनट में, बल्कि मैं ट्रैवल कर रहा था मोटरवे पे, मैंने मैसेज पढ़ा, मैंने जवाब दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोबारा आना किसी भी प्रेसिडेंट का और एक दफा की मैं समझता हूँ बहुत बेहतर होता है। बाकी आपको ये टीम है, मैं समझो ख्वाजा हरारुल हसन की पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है कि आई कैप से कैसे एंगेज होना है, रेगुलेटर से कैसे एंगेज होना है। सगीर हसन साहब को पूरा पता है कि हमें इंटरनेशनल फ्रंट पे कैसे लड़ना है, हमें लोगों की जॉब्स के जो मामला हैं, जो हमारे फ्रेश नौजवान हैं इनको कैसे एंगेज करना है, मेंटोरशिप प्रोग्राम चलाना है। और इसी तरीके से हमारे अनीसुर रहमान है, वेरी एक्सपर्ट इन सीपीटी एक्टिविटीज। तो अब इन लोगों का टाइम है, इनका लास्ट, मैं समझता हूँ इन तीनों के भी ये लास्ट टेनर होना चाहिए, इसके बाद इनको भी गुड बाय कहना चाहिए। और इंस्टीट्यूट में मैं कहता हूँ कि जब ठहरा हुआ पानी होगा या ठहरा हुई कोई भी चीज होगी उसमें से बू आनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं इस दफा मुझे सब दोस्तों ने कहा कि जी गौरी साहब ये इलेक्शन तो आपका बना बनाया था, आप इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पे थे, तो मैंने कहा गौरी आके क्या करेगा, गौरी रीडू करेगा ना चीजों को। पहली एक अनलर्निंग का प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब रीलर्निंग, अनलर्निंग, फिर रीलर्निंग, ये बहुत कम होता है। और हम जिस इस प्रोसेस में जब हम अपनी जॉब भी कर रहे हैं तो आईसीएमई के अंदर हम फिर कंफर्ट जोन में ऐसी जाएंगे, जो चीजें हमने पहले की हैं उसी को रीडू करेंगे। तो इसलिए, लेकिन ज़िया साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, वासे साहब को, वासे साहब ने मुझे कहा था गौरी तूने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट नहीं करना, मैंने भी नहीं करना। तो मैंने कहा वासे को मैंने फोन करके, वासे साहब मैंने तो नहीं, तो ज़िया साहब को भी मनवा लेना था, पर ज़िया साहब ने अपने दोस्तों की बात भी नहीं मानी। तो मैं ये समझता हूँ मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड टेक द डिसीजन। अब उन लोगों को मौका देना जो, क्या हम ये समझते हैं कि ये पूरा इंस्टीट्यूट इनकैपेबल है? क्या हमारे मेंबर्स में से कोई लीडरशिप नहीं उठ सकती? हमारे पास बड़े शानदार लोग हैं, हमें दूसरे, और अब चले हमारे, चलो मैं समझता हूँ कि हमारे ग्रुप में नहीं था, उनके अपने ग्रुप में किसी को आगे ले आए ना। उनके पास मंशा साहब हैं, शहजाद मलिक हैं, अतर सलीम है, लेकिन मैं भी जब उनके साथ था, लेकिन उनका प्रॉब्लम यह है जब उनसे इख्तलाफ किया जाता है तो टीम उनके लोग उनको छोड़ जाते हैं। एनीवेज दीज वर द चैलेंजेस जब हमने उसको टेक ओवर किया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो टीम अब अगली आ रही है, दे आर ट्रेंड, और ये इंशाल्लाह ताला उसको वहीं से उठाएंगे और इसको इसे किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इस टीम के लिए होगा, वो होगा ब्रांड रिकग्निशन के लिए। ब्रांड की स्टेबिलिटी ने करनी पड़ेगी, और इस वक्त जो चैलेंज है रेगुलेटर को एंगेज करना, गवर्नमेंट को एंगेज करना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, एक सवाल भी आ रहे हैं, तो चार्टर्ड बिल का है
तो चार्टर्ड बिल जो है वो क्यों विड्रॉ कर दिया गया आपके टीम में? जी शारिक साहब, आपने फराज बड़ा साहब अच्छा ने किया, गालिबन ये पूछा है। क्वेश्चन बड़ा फराज साहब ने शायद इंपॉर्टेंट है। गालिबन पूछा है। जी 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 शारिक साहब, आपने बड़ा अच्छा किया। ये चार्टर्ड वाला ना, ये चार्टर्ड का ये जो बड़ा जबरदस्त, ये चार्टर्ड शुरू कहाँ से हुआ था? ये चार्टर्ड जब हमने 2008 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने शुरू किए, उस वक्त से ये चार्टर्ड का, यानी कि जब यंगस्टर ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, मैं तो उस वक्त नहीं कॉन्टेस्ट कर, उस वक्त से चार्टर्ड का वर्ड आया इसमें। अच्छा, जब ये चार्टर्ड का वर्ड आया तो इसको सबने सपोर्ट किया, क्योंकि ये चार्टर्ड जो है ये सबके दिल के करीब है। हर मेंबर ये चाहता है क्योंकि ये चार्टर्ड का हमें वर्ड मिल जाए। तो ज़िया साहब ने जब ये बिल लेके गए, तो उस वक्त इन्होंने एक बिल के अंदर, इन्होंने दो बिल के दो हिस्से थे, एक बिल था उसके दो हिस्से थे। एक बिल ये था कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो जाएगा, और उसमें इंस्टीट्यूट का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ही रहेगा, सिर्फ डेजिग्नेशन चेंज होना था। ठीक है, तो पहली तो अनोमली ये थी। अच्छा, सेकंड अनोमली उसके अंदर क्या थी? सेकंड अनोमली उसके अंदर ये थी कि एक डेजिग्नेशन इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम था सीसीए, सर्टिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट। और उसमें यह कहा गया कि ये हमारे लोग, ये जो सर्टिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट होगा ये सेक्टर स्पेसिफिक होगा, और जो नेशनल काउंसिल आईसीएमए है इसका एग्जामिनेशन का, इसकी जो भी प्रोसेस है वो उसको फॉर्मुलेट करेगी और उसके बाद खुद तय करेगी। अभी मुझे ये बताएं कि अब हमें चार्टर्ड मिल गया, फर्ज करें मिल गया, लेकिन साथ हमारे साथ क्या होने जा रहा था कि हमारा बंदा, फर्ज करें मैं टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रहा हूं, इससे पहले एनर्जी सेक्टर में काम कर रहा था, उससे पहले मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा था, तो उस हमें सेक्टर स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस करनी थी। यानी कि जो बंदा 50-55 साल का हो गया है, जिसने उसमें 20-25 साल काम कर लिए हैं, वो होगा एसीएम में या एफसीएम में, और जो नया बच्चा आएगा वो साथ एक डिग्री लेके आएगा, यदि वो पढ़ रहा होगा, उसके पास टाइम होगा, वो कर लेगा, वो साथ डिग्री लेके आएगा, वो करवाएगा सर्टिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट टेक्सटाइल सेक्टर, या सर्टिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट सीमेंट सेक्टर, या सर्टिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर एनर्जी सेक्टर, या सर्टिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। तो इन्होंने ये सीसीए की डिग्री इन्होंने साथ कर दी। अच्छा, उस वक्त हम ज़िया साहब के साथ बैठे थे, मुझे याद है फैसलाबाद में आए थे, तो हमने ज़िया साहब से रिक्वेस्ट की, ज़िया साहब आप ये ना करें, ये हमारे एग्जिस्टिंग जो डेजिग्नेशन है उसको डाइल्यूट कर देगा। हमें चार्टर्ड मिले ना मिले, लेकिन ये जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, जिनकी जॉब्स हैं, जिनके 20-20, 25-25 साल से नौकरियां कर रहे हैं, ये उनके लिए बेड़ा गर्क हो जाएगा। बल्कि जो मेरा नया बंदा आएगा, अगर उसने फर्ज करें टेक्सटाइल सेक्टर में डिग्री कर ली, सीसीए टेक्सटाइल सेक्टर कर ली, इसका मतलब वो सारी जिंदगी टेक्सटाइल सेक्टर में ही काम करेगा, या फिर उसको अगर इंश्योरेंस सेक्टर में या किसी और सेक्टर में जाना है तो वो वहां पे उस सेक्टर का बंदा जो सीसीए दैट सेक्टर लेके बैठा होगा डिग्री, उसके साथ उसका कंपटीशन होगा। तो हमने अपनी ही डिग्री को डाइल्यूट कर लिया, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर लिया। तो अच्छा, वहां पे हुआ ये कि जब हम गए तो हमारे जाने से पहले जो देन फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार थे, उन्होंने उस वक्त उस बिल की मुखालफत की थी। वो बिल अभी यहाँ पे मिनट्स ख्वाजा अरारुल हसन ने शेयर किए हैं जिसमें उन्होंने इस बिल की मुखालफत की। तो जब हम वहां पे गए, वहां के देन सेक्रेटरी फाइनेंस, वहां पे उन्होंने कहा जी हम इनके जो पहला पार्ट है उसके ऊपर आईक्या को बुलाएंगे, सीमा को बुलाएंगे, पिफा को बुलाएंगे, एसीसी को बुलाएंगे, सबसे कमेंट्स लेंगे। जब सबसे कमेंट्स लिए, आईकैप ने मुखालफत की, सीमा के लोगों ने की, वो एक एसोसिएशन आ गई उसने मुखालफत की, पिफा ने कोई कमेंट नहीं दिया। तो जब वहां पे आईकैप ने वहां पे मुखालफत की तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारा जो चार्टर्ड का बिल था उसकी अमेंडमेंट कर दी। अमेंडमेंट की कि जी क्योंकि ये चार्टर्ड के अंदर हमें कोई एग्जाम्पल नहीं मिली, और जो केस बना के भेजा था वो तो इन्होंने बना के भेजा था, हमें तो वहां पे जाके प्रेजेंट करना था। और जब हम केस प्रेजेंट करने जा रहे थे तो मुझे याद है कैसर शेख साहब थे, वो चेयरमैन फाइनेंस कमेटी नेशनल असेंबली थे, और उन्होंने मुझे ये कहा, गौरी साहब, वो चनियोट के हैं, मेरे दोस्त है, उन्हें, गौरी साहब आपको आईसीएमए को आईकैप की इतनी मुखालफत नहीं है जितने आपके अपने दोस्त आपके खिलाफ कंप्लेंट्स कर रहे हैं। कोई आपके खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है कि इन्होंने फलानी ब्रांच ये कर दी, फलाना ये कर दिया, तो आप अपने अपने लोगों को तो संभालें। तो उस वक्त हमने हाथ जोड़े थे इनसे कि भाई हमारे साथ चले। ज़िया साहब उस वक्त काउंसिल का हिस्सा थे,
मैं हैरान हूं। अब ये कहते जी ये उस वक्त ऐसे करना चाहिए था। इनके मिनट्स के अंदर एक ऐसी बात रिकॉर्ड नहीं है जिन्होंने ऐसा कहा हो हमने वैसा ना किया हो। तो जब वो चार्टर्ड जब विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट ने, तो हमारे पास सिर्फ क्या बिल बचा, बिल का नाम चार्टर्ड का बिल था, बचा क्या, सीसीए। यानी कि अब हमारी डिग्री एसीएमए से उससे सारे सुपर डिग्री आने जा रही थी जिसका नाम था सीसीए टेक्सटाइल सेक्टर, सीसीए एनर्जी सेक्टर, सीसीए सीमेंट सेक्टर, सीसीए कोई और सेक्टर ले ले, लेदर सेक्टर ले ले, टेनिटी सेक्टर ले ले। तो वो हमारे एक तरह की हम सुपर डिग्री इंट्रोड्यूस करने जा रहे थे, तो हम अपने ही लोगों को डिस्काउंट करने जा रहे थे। तो उसके ऊपर हमने ये कहा था कि सर आपने ये जो दो गलती, आप ये बिल हमें वापस कर दें और खुदारा ये बिल पास ना करें आप आने वाली। और इसके ऊपर जब हमने बिल वापस करने के ऊपर गए तो हमारे खिलाफ स्कैम आया, गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी रेजिस्टेंस आई, मेरे ऊपर प्रेशर था कि नहीं आप इसको जाने दें। और आई कैप भी कह रहा था, अच्छा बताए, आई कैप कह रहा था कि इनको सीसीसी की डिग्री तो फौरन दे दें, यानी कि वो भी चाह रहे थे कि हमारी डिग्री डिस्काउंट हो जाए। तो हमने सीसीए का बिल भाई वापस लिया था, चार्टर्ड का बिल कतई तौर पर वापस नहीं लिया था। और मुझे ये बताएं, क्या ऐसा कोई होशमंद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो सकता है? और मेरे जैसा ब्रांड एम्बेसडर आईसीएमए का, आप आई कैप के लोगों से पूछे उनका प्रेसिडेंट कौन है, उनको अपने प्रेसिडेंट का नाम नहीं आता होगा। उनसे पूछे कि आईसीएमए का प्रेसिडेंट कौन है, वो कहेंगे इकबाल गौरी को हम जानते हो, एक ऐसा भी बंदा गुजरा है। तो बात सुने, मेरा बारे में आप ये कहें कि मैं आईसीएमए के खिलाफ काम करूंगा, तो ये तो ऐसे ही है कि मैं अपने खिलाफ काम करूंगा। मैं तो अपने अदारे के अंदर, मुझे याद है कि उस वक्त एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर थे शौकत तरीन साहब, उन्होंने ये कहा कि जी हम पावर सेक्टर कंपनीज के अंदर सीओ लेके आना चाह रहे हैं और सिर्फ वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियर्स होंगे। और मैंने खड़े होकर फाइनेंस के मिनिस्ट्री के अंदर खड़े होकर कहा था कि सर आप ज्यादती कर रहे हैं, हम भी उतने ही क्वालिफाइड लोग हैं। तो वो आगे से मुस्कुराए, उन्होंने कहा यार इनका भी डाल दें। तो आप देखें उस वक्त की ये मौजूद है, आप लिखें सीओ फेस्को, सीओ जैनको, जॉब फॉर सीओ फेस्को, जॉब फॉर सीओ जैनको, आपको वहां पे डिग्री, आपको वहां पे एसीएमए की और एफसीएमए की एलिजिबिलिटी नजर आएगी। आज आप लिख के देखें, वहां पे हमने पावर सेक्टर में 16 सीट्स क्रिएट की थी ग्रेड 18 की, डिप्टी डायरेक्टर टैरिफ, और उसकी सिर्फ एक सोल क्वालिफिकेशन थी एसीएमए, कोई दूसरी क्वालिफिकेशन नहीं थी। हम उस वक्त, अच्छा हम उस वक्त ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से ये लेने जा रहे थे कि जो हमारा एफसीएमए है उसे आप डायरेक्ट ग्रेड 18 में लें। आज आप ग्रेड 18 में लेने की तो बात की है, आज जो हमारे लोगों को क्वालिफिकेशन अलाउंस मिल रहा था वो भी बंद हो गया है। और आज मैं आपको बताऊं, मैं अभी उस वक्त ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड में बैठता था, ज़िया साहब भी ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड में बैठते हैं। अगर आप ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड में बैठ के मैं अगर अपना प्रोफाइल तो बेहतर कर लूं, मैं ये तो लिखूं कि मैं मेंबर ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड हूं, लेकिन मैं इंस्टीट्यूट का इंटरेस्ट मॉनिटर ना कर सकूं, मैं इंस्टीट्यूट की जुरिस्डिक्शन को सेफ गार्ड ना कर सकूं, तो मैं समझता हूं उन सारे जो डेजिग्नेशंस हैं या जो वॉलंटरी सर्विसेज कहते हैं उनका कोई फायदा नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि जितने भी प्रेसिडेंट गुजरे आज तक, मैं आपको एक और मेंबर्स को एक चैलेंज देके जा रहा हूं कि आज तक जितने भी प्रेसिडेंट गुजरे इंक्लूडिंग मी, क्या आईसीएमए के प्रेसिडेंट बनने से पहले उनका प्रोफाइल जो था वो उस प्रेसिडेंट बनने के बाद उससे बेहतर हुआ है, या वो उसी लेवल पे रहा है, या उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है? आप शेर अफगन मलिक साहब को देख लें, आप बिलग्रामी साहब को देख लें, काशिफ इम्तिन अंसारी को देख लें, आप मुझे देख लें कि हमने, अल्लाह का शुक्र है, जब हम प्रेसिडेंट बने हमारा प्रोफाइल, हम सेटल हो चुके थे। ये नहीं था हम किसी इदारे में फाइनेंस मैनेजर थे और हम वहीं पे फाइनेंस मैनेजर ही हैं या फाइनेंस में ही हैं, और हमारे साथ जो वॉलंटरी आईसीएमए का डेजिग्नेशन वो ऐड होते जा रहे हैं कि मैं ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड पे बैठा हूं, मैं फलाने बैंक में बैठा हूं, और वो सारी की सारी वो मेरी जो डेजिग्नेशन है वो आईसीएमए की वजह से हैं, वो अपनी कोई मेहनत की वजह से नहीं है, यानी कि बंदे का प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है। और आपने मेंबर से एक और बात करना चाह रहा हूं कि एक आदमी मीडिया पे चैलेंज कर रहा है, एक आदमी मीडिया पे चैलेंज कर रहा है और खुल के ओपन चैलेंज कर रहा है, वो लिख भी रहा है, अपने नाम से आर्टिकल भी लिख रहा है,
वो कैसे आईसीएमए के खिलाफ काम कर सकता है? सर अच्छा मैं तो एक ये सवाल, मैं समझता हूँ ऐसी बात करते हुए जुबान थोड़ी सी कांपनी चाहिए। चलें जरा गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो गई, मैं एक बात आपसे ये करना चाहूंगा। अभी आपने एक बात की डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर की, कि आपने कहा कि डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक ही इदारे में काम करते आ रहे हैं तो चले जा रहे हैं। सर जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद एक ही इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, देखिए आप दूसरे पे क्यों एतराज ये कर जो रहे हैं? देखें जी, अगर तो आपने वहां पे किसी ऐसे प्रेसिडेंट, वहां पे अगर कोई लीडरशिप ऐसी हमारे ग्रुप के अंदर आ रही है जिसका एक ही अदारे का एक्सपीरियंस है, या उसने वो बहुत जूनियर उसका प्रोफाइल है, तो आई डोंट रिकमेंड हिम एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन इसका मकसद मैंने ये नहीं कह रहा कि आप प्रेसिडेंट बनाने के लिए मेंबर काउंसिल के अंदर यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, वो आए, वो सीखे, पहली टर्म में आए, सीखे, काउंसिल में बैठे और उसी दौर में आप मेहनत करें और अपने अदारे के अंदर भी मेहनत करें, अपना प्रोफाइल भी बेहतर करें और फिर प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम करें। मैंने ये जो बात की, मैंने ये बात सिर्फ इसलिए की है, मैं 12 साल से कोई बंदा अगर लीडर फोरम में बैठा हुआ है तो मैं सबसे पहला शख्स हूंगा उसके खिलाफ वोट डालने वाला। अगर कोई बंदा 4 टर्म से बैठा हुआ है और वो 4 टर्म्स में ये कहता है कि अभी मुझे अपना एजेंडा कंप्लीट करना है, तो दो क्वेश्चंस है, या कॉम्पिटेंसी का मसला है या फिर कॉम्पिटेंसी का मसला है। अदरवाइज मैं समझता हूं कि मैं 1.5 साल में, आखिरी 2 माह में मैं ये कह रहा था, ख्वाजा हिरार को बार बार कह रहा था, ख्वाजा साहब ये मेरा टेनर कब कंप्लीट होगा। ये मैं समझता हूं कि जो मैंने करना था मैंने कर दिया, अब उसको आगे लेके चलना था। तो मैं ये समझता हूं कि इन्होंने आने के बाद अपना शारिक भाई, इन्होंने क्या कुछ बंद कर दिया ना। देखे जिस जिस नाम के साथ हमारा नाम आता था उन्होंने वो दायरे बंद कर दिया। बाहर कह रही जाती है जी ओवरसीज ब्रांचेस की। अभी एक क्वेश्चन आया ओवरसीज ब्रांचेस के हवाले से, मैं थोड़ा सा बता दूं। देखें, किसी आइडिया को कंसीव करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई दफा हम कॉन्सेप्ट रॉबरी कर लेते हैं, इधर से कॉन्सेप्ट सुन लिया, उधर से कॉन्सेप्ट सुन लिया, कोई कंसीव कर लिया आइडिया, और लेकिन जब हम एग्जीक्यूशन में गए तो हमने पैथेटिक एग्जीक्यूशन कर दी। यही मामला हुआ था जब इन्होंने पहली दफा ओवरसीज ब्रांचेस बनाई थी। उस वक्त इन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया हुआ था, और इसी तरीके से जब इन्होंने ऑनलाइन वोटिंग का इन्होंने नोटिफिकेशन इतना डिले किया कि वोटिंग की जो वोटिंग लिस्ट थी वो पहले पब्लिश हो गई थी और इन्होंने वो नोटिफिकेशन बाद में किया, तो वो उनको वोटिंग राइट बेचारों को मिल ही नहीं सकते थे। हमने सबसे पहले आके किया, और जिसकी वजह से आप देखें कि ऑनलाइन वोटिंग सबसे पहले हमारे दौर में हुई है। वो अगर हम ब्रांचेस के खिलाफ होते तो हम अपने दौर में उस वोटिंग को खत्म कर देते। हमारे पास 3 साल थे, हमने वो वोटिंग राइट्स खत्म नहीं किए। और फिर ब्रांचेस के हवाले से इनको पका पकाया काम, इनको पका पकाया मिला था। ये ब्रांचेस की सारी वर्किंग करके गए थे। ख्वाजा हिरार ने पूरा कंप्लीट वर्किंग पेपर बना दिया था कि हम इस तरीके से वहां पे चैप्टर्स बनाए, ब्रांचेस बनाए, और वो कंप्लीट था। इन्होंने आके जस्ट उसको इंप्लीमेंट किया है। लेकिन इसी तरीके से गुजरावाला की ब्रांच इन्होंने डिसबैंड कर दी, इन्होंने रावलपिंडी की ब्रांच डिसबैंड कर दी, इन्होंने सियालकोट की ब्रांच डिसबैंड कर दी, और उसके खिलाफ ये हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए थे। ये यासीन साहब आज कैसे बात करते, हमें कहा जाता है कि इन्होंने मुल्तान ब्रांच या भी ब्रांच जो है मुल्तान ब्रांच, इन्होंने उसको चलने नहीं दिया। वहां पे इलेक्शन हुआ, वहां पे मेंबर्स को काम करने नहीं दिया गया। ब्रांचेस का जो मैंडेट है वो इन्होंने बिल्कुल उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। तो मैं ये समझता हूं कि हमें ये चाहिए कि हमें ये जितना हमारा मैंडेट है, जो ब्रांचेस काम कर रही हैं, वो फॉरेन ओवरसीज ब्रांचेस हो, लोकल ब्रांचेस हो, हमें उन्हें मौका देना चाहिए कि वो प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। और ये जो बात कही जाती है ओवरसीज ब्रांचेस को, ये हमारी जो टीम है इसको डिस्करेज करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो ब्रांचेस में इजाफा किया था, हमने लोकल ब्रांचेस, हमने सियालकोट ब्रांच बना दी, गुजरावाला ब्रांच बना दी, पिंडी ब्रांच बना दी थी। तो उसका स्टे ऑर्डर ये यासीन साहब लेके आए थे, हम उसका स्टे ऑर्डर लेके नहीं आए थे। और अभी जो रिसेंट एग्जांपल है वो मुल्तान की है कि मुल्तान के लोग पता नहीं इनको कैसा अब इनको वोट रिस्पांस मिलेगा कि उन्होंने मुल्तान ब्रांच को 3 साल काम नहीं करने दिया, 2 साल से ये तीसरा साल आ गया है। उनके ऑफिस बेरर को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उन्हें ये कह रहे हैं कि अनवांटेड किस्म का उनसे ओथ लेना चाह रहे हैं, उन्होंने ओथ लेने से इनकार कर दिया और ब्रांच वहां पे काम नहीं कर रही।
जी, बात ज़्यादा थोड़ी सियासत पे ज़्यादा चली गई। एक सवाल आया है मेरे पास, ये वहीद अहमद साहब की तरफ से है कि हु इज़ द रियल मार्केट कॉम्पिटिटर ऑफ आईसीएमपी? क्योंकि आपने अभी बहुत सारे एमआरआईज़ का ज़िक्र किया कि आपने बहुत सारी जगहों पे एमआरआई किया, तो पहले तो ये बताइए मुझे कि उन एमआरआईज़ के रिज़ल्ट क्या मिले? उनके आगे क्या हुआ? फर्दर क्या हुआ? अभी हमें एमओयूज़ तो साइन होते हुए फोटो सेशन तो नज़र आते हैं, उसके बाद क्या होता है शायद हमें प्रॉपर उसकी मालूमात नहीं होती, तो मैं उसकी थोड़ी-सी शारिक भाई तो क्लैरिफिकेशन दोबारा चाहूँ। क्वेश्चन, शारिक जी, भाई तो रिपीट, जी शारिक भाई मेरी तो आवाज़ आ रिपीट रही है? कर दें क्वेश्चन, की आवाज की डिस्टॉर्शन थी। जी, जी, आवाज़ आ रही अब है आइए क्लियर? जी, जी। पहले तो सर एक सवाल आया मेरे पास वहीद अहमद जी, अब साहब का। आइए जी, अब आइए। जी, जी, वहीद साहब की तरफ से एक सवाल आया कि हू इज़ द रियल मार्केट कॉम्पिटिटर ऑफ आईसीएमपी? और मैं इस हवाले से भी कहूँगा कि आपके दौर में भी बहुत सारे एमआरए हुए जो आप अभी-अभी क्लेम कर रहे हैं कि हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सीपी के साथ किया, यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड के साथ किया वगैरह-वगैरह। तो इनके आउटकम क्या होते हैं? और ये मौजूदा दौर में भी जो है वो कुछ हमें एमओयूज़ नज़र आते हैं, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये सिर्फ़ फ़ोटो सेशन की हद तक होते हैं या बाद में भी इन पे कुछ होता है? और ये जो सवाल है वहीद साहब का मेरे ख्याल है शारिक बड़ा अच्छा है कि हमारा रियल कॉम्पिटिटर है कौन? शारिक भाई देखिए, हमें सबसे पहले तो जो है ना, हमें अपनी यूनिक जो प्रोडक्ट है, हमें उसके ऊपर काम करना था। हमारा यूएसपी जो था ना, वो मिसिंग था बड़े सालों से, जो हमने आके उसको रिपेयर करने की कोशिश की थी, वो था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारा कोई कंपेटिटर जो अगर मार्केट के अंदर है तो हम सबको पता है वो आई कैप है, ठीक है। हमें हमारा जो कंपेटिटर था वो सीमा था। सीमा आज आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा। आप ये देखें, ये क्रेडिट तो कम से कम आप हमें देंगे ना, कि हमने सीमा को बताया कि पाकिस्तान के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अगर कोई बंदा प्रैक्टिस कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, तो वो आईसीएम में पाकिस्तान है। तो हमने, अदरवाइज उस वक्त सीमा बहुत ज्यादा फॉरेन बॉडीज पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा आ रही थी। इसी तरीके से एसीसीए ने भी हमारे साथ जो एमआरए किया था, हमने कहा था कि आप हमारे साथ छोटे भाई बन के आए, और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ठीक है जी, हम आपके जितने एसीएम में हैं उन्हें हम स्टेट वे एग्जाम्पशन दे देते हैं, स्टेट वे। और उसमें ये था, और एफसीएमए का तो इनके हम उसमें बात ही नहीं कर रहे थे कि एफसीएमए को तो अल्टीमेटली मिल ही जानी थी। तो वो हमारी जो नेगोशिएशन हो रही थी वो फ्रेश क्यों। तो अभी उन्होंने क्या किया, वो हमारे बाप बन के आ गए हैं कि वो हमारे सिर्फ फेलो मेंबर्स के साथ कहते जी, फेलो मेंबर आए, वो भी पेपर दे तो फिर एसीसीए की डिग्री मिलेगी। और पूरी दुनिया के अंदर एसीसीए जो है, या वो सेकंड ईयर क्वालिफिकेशन है या थर्ड ईयर क्वालिफिकेशन है। देखिए, मैं ओवरसीज मेंबर को एसीसीए की जरूरत है, हमें उसके साथ काम करना चाहिए, लेकिन हमें उनको जिस तरीके से जो हमने एमआरए किया है, ये हमने अपनी क्वालिफिकेशन को, बहरहाल ये बहुत अच्छा हो गया, मैं कहता हूं, मैं इसको डिस्करेज नहीं कर रहा, इसको बेहतर करें, रिफाइन करें। और हमारे जितने फ्रेश एसीएमए हैं उनको भी मैं कहता हूं कि ये फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, ना सिर्फ कि ये फेलो मेंबर्स को होनी चाहिए। जो हमने हमारे किए थे उसमें शारिक भाई, जैसे ही उन्हें पता चला कि हम लोग चलेंगे, तो सीमा ने खुद ही अपने तौर पे जो फी उन्होंने 60,000 थी, वो अपने तौर पे खुद ही डिसीजन लिया, और वो फी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई। मुझे बहुत सारे मेंबर्स ने फोन किया यूके से कि जी उन्होंने अपनी फी बढ़ा दी है, तो गौरी साहब कुछ रोल प्ले करें। वो समझ रहे थे कि मैं काउंसिल में बैठता हूँ, शायद मेरी बात सुनी जाती होगी, तो वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। इसी तरीके से हमारा जो सीपीए आयरलैंड और सीपीए ऑस्ट्रेलिया के साथ में थे, सीपीए आयरलैंड की जो हमारी बात चल रही थी, तो उन्होंने ये कहा। अब आपको बताऊं सीपीए आयरलैंड का क्या हुआ है, ये किसी को नहीं पता। आप मुझे देखिए, आपको नजर रखनी पड़ती है। मैं आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, जिन लोगों ने सीपीए आयरलैंड का पेपर दिया था या नहीं दिया था, खास तौर पे यूके के मेंबर्स के लिए, सीपीए आयरलैंड को यूके में ऑडिट राइट्स की इजाजत मिल गई है, और वहां की जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल ने उसको रिकग्नाइज कर लिया है। तो जो सीपीए आयरलैंड होगा, वो यूके के अंदर ऑडिट राइट्स उसके पास होंगे। तो ये चीजें होती हैं जिसके लिए आपको नजर रखनी पड़ती है। और आप ये प्रेसिडेंट से पूछ लें, अपने सेक्रेटरी से पूछ लें, किसी को नहीं पता होगा। ये डे बिफोर यस्टरडे हुआ है, और सबसे पहले मैं, क्योंकि उनके साथ राब्ते में हूँ, मेरी टीम राब्ते में है, मैंने हरार से बताया, तो मैंने कहा हरार या सीपी आयरलैंड के ऊपर आप जरूर काम करना, क्योंकि हमारी उनके साथ बड़ी रिच किस्म की रिलेशनशिप है। तो हमें अगर स्टेट में एग्जाम्पशन मिल जाए, तो हमारे लोगों को ऑडिट राइट जो है वो यूके के अंदर भी मिल जाएंगे। जबरदस्त। अच्छा, मुझे एक चीज़ सवाल ये पूछना चाहिए कि चार्टर्ड की मैं अपनी इवन जब मैंने क्वालिफाई किया तब से ये बातें सुनता आ रहा हूँ। तो इज इट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े नाम है, हसन मिगरामी साहब, भवानी साहब वगैरह, गौरी अपना
ये सब जो है, चले आपका भी नाम लेते हैं, आप भी माशाल्लाह आपने की बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन है इधर। ये सब कॉस्ट अकाउंटेंट की हैसियत से यहाँ तक पहुंचे और उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया है। तो चार्टर्ड लग जाएगा तो वो क्या रियल डिफरेंस क्या आएगा? कोई फर्क पड़ सकता है? अ, लगाते रहे आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का नाम। शारिक भाई, इसमें आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है और बड़ा ट्रिकी भी है। क्योंकि इसमें ट्रिकी इसलिए है कि बहरहाल आपका माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस हो गया होस्ट का। पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपका चैनल भी बड़ा देखा जाने लग गया। अच्छा, इसमें देखें चार्टर्ड और का देखें और सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि एक तो चार्टर्ड का जो पाकिस्तान के अंदर एक जो हमारी इंडस्ट्री है ना, एक है टॉप टियर इंडस्ट्री, एक है सेकंड टियर इंडस्ट्री, एक है थर्ड टियर इंडस्ट्री। जो हमारी टॉप और सेकंड टियर इंडस्ट्री है उसके अंदर माशाल्लाह कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ब्रांड अवेलेबल है। लेकिन जो थर्ड टियर की इंडस्ट्री है वहां पे लोगों को सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पता है। तो जैसे ही हमें ये चार्टर्ड का वर्ड मिलता है तो हमारी जो प्रोस्पेक्टस है वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें नहीं मिलता तो हम इसके पीछे जितनी काम कर रहे, तो मैं ये समझता हूँ जो 1.5 साल में शारिक भाई मैंने काम किया कॉस्ट काउंटिंग के ऊपर, हर जगह मैंने कॉस्ट काउंटिंग की बात की। मैं तो मुझे हार ये कह रहा था कि भाई तू तो लगता है किचन के अंदर भी कॉस्ट अकाउंटिंग करता होगा। तो मैंने बात यह कि अगर आप अंदर मैनेजमेंट देखिए, इस अदारे में आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इस अदारे में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूं। मैं सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैंने अपने नॉलेज को बेहतर किया। इसी तरीके से बिलग्रामी साहब हैं, उन्होंने जो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी को आगे लेके आई, भवानी साहब को आगे लेके आई, शरफगन मलिक साहब को लेके आई। बहुत सारे लोग हैं हमारे इसको डिप्टी गवर्नर हैं स्टेट बैंक के, वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं। अभी सगीरुल हसन साहब रिटायर हुए हैं, ही इज द फर्स्ट सीएफओ एसएनजीपीएल। और पावर सेक्टर के अंदर मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा आपको सीईओ जो हैं वो आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट मिलेंगे। अभी आबद लोधी साहब मेरे बड़े अच्छे, वो हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट है, वैसे मेरे दोस्त हैं, भाई भी हैं। तो सीईओ सेंट्रल पावर प्रोक्योरमेंट एजेंसी रहे, बिलियंस रुपए का वो उसको हैंडल करते रहे हैं। तो इसी तरीके से फौजी फाउंडेशन की जो आईपीपी थे उसके भी सीईओ थे। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे मेंबर्स को सेक्टर स्पेसिफिक चीजों को की जो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है उसको सीखना चाहिए। जैसे पावर सेक्टर के ऊपर है तो उन्हें टैरिफ के बारे में सीखना चाहिए। अगर वो टैरिफ को पावर सेक्टर के अंदर समझ लेते हैं तो मैं समझता हूँ उनको सीईओ बनने से कोई नहीं रोक सकता। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अगर वो एफिशिएंसी के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो कॉस्ट रिडक्शन, बेंचमार्किंग, और जो अपना बीपीओ बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन सीख लेते हैं और सैप वगैरह का काम करते हैं, तो उनको फिर डायरेक्टर या सीईओ बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो फायदा है, लेकिन ये कहना कि ये हम यही हुनर होते रहे कि उसके बगैर नहीं काम चलता। हमें अपने ब्रांड के ऊपर काम करना है शारिक भाई, हमें अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। अगर हम काम करेंगे तो हम आगे जाएंगे, वरना हमें बहुत पीछे चले जाएंगे। शारिक भाई, अगर क्योंकि प्रोग्राम काफी लंबा हो गया, तो अगर हम सवालात ले लें मेंबर्स के, जी तो वही देख रहे हैं सवालात अच्छा, पे। मैं नीचे से स्टार्ट करने लगा हूं। आप देख लें, मैं डायरेक्ट नीचे देख से लें। स्टार्ट करने लगा हूं। जी जी, ये ये एक शारिक शिकायत भाई, आ रही सबसे पहले क्वेश्चन है। जी 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 बोले, आप ले लें, डायरेक्ट लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है, व्हाई नो क्वेश्चन ऑफ माइन इज बीइंग एंटरटेन। अभी लेने लगा हूं जी। पहला क्वेश्चन ये है कि एफआरसी अप्रूव्ड इट इन 2 days। ये क्वेश्चन, सर एग्रीड एफआरसी अप्रूव्ड इट 2 days अगो। यस, ये बिल्कुल सही है, आप चेक कर लें। अभी आप गूगल करें कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल यूके ने इसे अप्रूव कर दिया है सीपी आयरलैंड के ऊपर। मैं अगर कहेंगे तो आपको लिंक बाद में भिजवा दूंगा। माय क्वेश्चन इज व्हाई गवर्नमेंट एंटिटीज इन पाकिस्तान आर रिसीडिंग टू मेंशन सीमे इन जॉब एडवर्टाइजमेंट। ये कमर साहब आपको पता है इसकी ओनली रीजन जो है वो हमारा ब्रांड का बेड़ा गर्क हो गया है। जब हम पर्सनल एजेंडे के ऊपर, पर्सनल वेंडर्स के ऊपर काम करेंगे तो फिर इंस्टीट्यूट जो पीछे चले जाते हैं, लोग आगे निकल जाते हैं। तो why did your NC withdraw chartered bill? I have responded earlier. Waqar Khan, how the politics can be reduced if not terminated from ICMAP? Why? ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमने उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। Where are member of current NC? वो इस वक्त अपनी कैंपेन में बिजी होंगे। Our quality degradation is our competitor right now. Brand elevation is the need of the hour. Agreed.
कोई इसमें नहीं है, मैं ये कमेंट था, इसका जवाब ये एक एग्री। व्हाट इज डन टू इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी एनसी मेंबर एंड इंप्रूव इन आईसीएमए गवर्नेंस? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। ये कौन है? शाहिद महमूद साहब हैं। शाहिद हमने महमूद ये साहब। अपना शाहिद भाई, हाँ जी, पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि ये मुझे बाद में मैसेज भी भेजें, जो भी ये शाहिद महमूद साहब है, बहुत सारे शाहिद महमूद है हमारे दोस्तों में से। तो देखें, हमने ये कहा था कि ऑनलाइन हर मेंबर आए, वो आईसीएमए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, और वो सिक्योर्ड एरिया के अंदर, जो अभी हम ये पब्लिक डोमेन के अंदर कर रहे हैं, वो सिक्योर्ड एरिया के अंदर हो, और वो सारे मेंबर्स आके अपने ये जो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें अपने को प्रेजेंट करें, और वहां पे ये मेंबर जो तय करें, हर बंदे को अपने आप को प्रेजेंट करें ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो सके। लेकिन वो प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया काउंसिल ने। तो ये हमने अकाउंटेबिलिटी का किया था, हमने केपीएस भी बना दिए थे। आईसीएमए ओवरसीज ब्रांचेस अबॉलिश बिकॉज 2000 you are operating illegal in Dubai and Dubai about to, ये किसी ने किसी को कमेंट किया है, ये हमारे दरमियान में नहीं है जी। ये तो आपस में बात। आईसीएमए ओवरसीज ब्रांचेस अबॉलिश बिकॉज 2000 you are operating illegal in Dubai। अच्छा जी, ये सबको पता है इसके बारे में। We must also know the facts and reality. We deal only in politics। ये बिल्कुल ही पॉलिटिक्स तो हो रही है, मैं भी पॉलिटिक्स ही कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, एक सवाल है बड़ा अच्छा। पॉलिटिक्स करे, पॉलिटिक्स का ये प्रोसेस ही, ये पॉलिटिक्स के जरिए आती है। वो तो करनी पड़ती है जी। नहीं, पॉलिटिक्स के जरिए नहीं, ये पॉलिटिक्स एक प्रोसेस है जी जी, पॉलिटिक्स से हम रिफाइन होकर चीजें आगे आती हैं। उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आईसीएमए ऑन द बैक बर्नर और ये इन्होंने वही मार्केट के हवाले से जवाब वही है, जब आप एक ऐसे बंदे को अपनी लीडरशिप देंगे जिसे ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पता है, ना उसे रेगुलेटर का पता है, ना उसे मार्केट के स्टैंडर्ड्स का पता है, ना उसे यंगस्टर्स का पता है, और एंड ही इज इन कंफर्ट जोन। उसे पता है कि मैंने दोबारा आ जाना है, और जो मेंबर्स हैं वो बड़ी जल्दी से मान जाते हैं, तो फिर एक ही चीज को रीडू करते रहें। तो मैं समझता हूँ किसकी रिस्पॉन्सिबल, इस ब्रांड का बेड़ा गर्क करने के रिस्पॉन्सिबल मैं भी हूँ, वो मेंबर्स भी हैं जिन वो ऐसे लोगों को वोट डालते हैं। Why are we doing brand stretching in place of brand erosion? ACCA brand stretching at the cost of local CMA market। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। Who is the real market competitor और ICMA इसका रिस्पॉन्स कर सकूं। ICMA overseas branches of policy already respond हो चुका है। गौरी साहब, your step was right to withdraw bill। Thank you very much। गौरी साहब, do you think their interest is too much is due to placement of his key political leaders in an institute? He fears that if someone else will come, they will expose him badly, and these political appointments will be under pressure। Agreed। Gauri Sahib, really miss you as national contestant। Thank you very much। And मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं बड़े अच्छे हाई नोट, गुड नोट पे छोड़ के जा रहा हूँ। गौरी साहब, what about overseas presence in the national council and rotation of honorary roles among top brass like CMA, ACCA? 100% एग्रीड, ये रोटेशन होनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला अगर हमारी टीम आई तो ये रोटेशन जरूर होगी। हमारा प्रेसिडेंट सिर्फ 1 साल के लिए आएगा, पूरा प्रेशर होगा, डे 1 से प्रेशर होगा। और हमने, मैंने तो बोल देने में कोई इसमें नहीं है कि हमारे कराची से हरार साहब प्रेसिडेंट होंगे, लाहौर से सगीर अल हसन साहब होंगे, और इस्लामाबाद से जो इस्लामाबाद की टीम फाइनल करेगी। ये हमारे प्रेसिडेंट 1-1 साल का टेन्योर होगा, और डे 1 से होगा, और इनके डे 1 से इनकी अकाउंटेबिलिटी चल रही होगी। और अगर इन्हें अपना तारीख में नाम लिखवाना है तो इन्हें पहले दिन से काम करना होगा। अच्छा वही सर, मैं एक सवाल करूंगा। डेफिनेटली आपके थिंक टैंक ने कुछ डिसाइड किया होगा, तो डे 1 से इनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई टीम बनाएंगे, क्या प्रोसेस करेंगे? वो जो आप लोग मीट दी एनसी वाला कुछ प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं? जी बिल्कुल होगा। ये कुछ हमारा चेक रख रही होगी अदर देन अपोजिशन। अगर आप 8 और 8 होते हैं तो अपोजिशन तो कोई नहीं होगी। शारिक भाई, अभी बता रहा हूँ, अभी मेरी लतीफ भट्टू साहब से इस्लामाबाद बात हो रही थी। ही इज लीडिंग पीडीएफ ओवर देयर, और मैंने कहा ये इलेक्शन हो जाएगा तो हमें सुकून आ जाएगा। कहते नहीं, उसके बाद तो असल एग्जाम शुरू होना है जब इनकी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम इनकी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ओनली 2 टाइम इन कम टू इलेक्शन एवरी मेंबर ए प्रेसिडेंट विल बी ओनली फॉर 2 years। ओके जी, मैं 1 year का रिकमेंड कर रहा हूँ। निशाद चूनिया इज नॉट एंटरटेन सीएमए एंड स्टिल देयर डिपार्टमेंट नॉट mention ICM in HR portal। Very bad, as a pathetic performance of CRC department। Both group will create special financial assistance to unemployed and ill members। ill members के लिए financial assistance बिल्कुल होनी चाहिए, और वो ये अपना बिल भिजवाएं। जो साहब है ये मुझसे राब्ता करें, इसमें इंशाल्लाह ताला जो हो सका, जो भी हमारे ऐसे मेंबर्स हैं वो मुझसे राब्ता करें।
अच्छा, I एक will सवाल try to गौरी साहब quote. स्किप हो गया है, एक सवाल ये बड़ा अच्छा सवाल है। व्हाट प्लान डू वी हैव अबाउट पेनिट्रेशन गवर्नमेंट सेक्टर specifically and scholarship to students in various scholarship providing bodies like PEEF, BEEF and others? देखिए इसका जो हमारा था, हमने वो यही किया था कि हमने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एंगेज करना था और उन्हें ग्रेड 18 ग्रेड 19 लोगों को हमने इसके अंदर लेके आना था कि वो हमारी क्वालिफिकेशन के अंदर आए। और उसमें हमारी बात हो भी चुकी थी और अपने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को किया था। तो इसमें बात यही है कि जैसे हम अपने एमआरए हैं उसको एंगेज करें, उसको ज़्यादा एग्जीक्यूट करें, और जितना ज़्यादा हमारी एंगेजमेंट उनके साथ बेहतर होगी, और ये एंगेजमेंट बेहतर होती है अपने आप को माइनस करके। शारिक भाई, अगर आपने जाके अगर किसी से मीटिंग करनी है और जाके उन्हें कहे सर मेरी फलानी जगह नॉमिनेशन कर दें, वो आपकी नॉमिनेशन कर देंगे, फिर अदारे का काम नहीं होगा, फिर अदारे का काम नहीं होगा, अदारे का काम नहीं होगा, और फिर मेंबर्स का काम नहीं होगा। फिर आप अपनी नॉमिनेशन लेके आ गए ना, तो वो बस इसी तरह से पहले आपको माइनस करना पड़ेगा। देखिए आईसीएम प्रेसिडेंट के पास ये सारी ऑफर्स आती हैं कि वो फलानी जगह ऐड हो जाए, तो मैं समझता हूँ मैंने स्वाई ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड के मैंने अपने आपकी नॉमिनेशन नहीं ली थी, मैंने दूसरे लोगों को भेज दिया था। अच्छा, व्हाट आर डूइंग बोथ ग्रुप फॉर एम्प्लॉयड सीनियर मेंबर्स एंड इल मेंबर्स, ये बात हो चुकी। इफ ICAP इज डूइंग QC देन डिस्कस एंड ऑब्टेन QC ऑफ CA। भाईजान ये बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, मेरी तो मैं इसके ऊपर कह रहा हूं कि खबरदार है ICAP के पास QC कैसे चला गया। ये इलेक्शन खत्म हो जाए, इंशाल्लाह ताला ये केस लेके हाईकोर्ट में मैं जाऊंगा कि ये जो है ये हमारे एरिया के अंदर जुरिस्डिक्शन है। अगर हमारा ICAP में गया तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद जाऊंगा। ये केस बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, पॉइंट ऑफ लॉ है। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रेगुलेटर हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का रेगुलेटर, अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रेगुलेटर है। लेकिन मेरा पॉइंट इससे डिफरेंट है कि हमें पाकिस्तान में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल के ऊपर काम करना चाहिए। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल बने, वो इंडिपेंडेंट रेगुलेट करे दोनों अकाउंटिंग बॉडीज को। मैं तो इस पे कहता हूँ प्लीज रेज क्वेश्चन विद मिस्टर इकबाल और व्हाट इज हैपनिंग एट निशात चुनिया। ये बात हो चुकी, ये हो गई तो ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सरफराज साहब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं आया। व्हाट अबाउट कंटिन्यूअस चेंजेस इन एकेडमिक पॉलिसी इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये देखें नहीं, अगर तो आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सीधा करना है और अगर आपने अपनी ब्रांड लेके चलना है, तो आपको सिलेबस जो है वो अलाइन करना पड़ेगा इंडस्ट्री के साथ। उसमें भले से एक दिन में चेंज आए, भले से 10 साल बाद चेंज आए, आपको इंडस्ट्री के मुताबिक चलना है। Neither could muster any considerable revenue during your tenure 2015-17 nor in your current term. What to talk about donation? No, kindly don't betray members with false commitment. मैं ये वकास पूछना चौधरी, चाह वकास साहब ये मेरे दोस्त हैं। नहीं, ये वकास चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, ये अभी बाहर से आए हैं। बात ये है, इनकी बात बिल्कुल सही है कि मेरे दौर में मैं रेवेन्यू ओरिएंटेड डिसीजन नहीं किए। मेरे सारे के सारे डिसीजन थे क्वालिटी ओरिएंटेड और ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट के लिए। और ये जो हमारी आने वाली टीम भी है, ये भी इंशाल्लाह ताला ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के ऊपर काम करेंगे। और बाकी रहेगी रेवेन्यू इकट्ठा करने की बात, ये इसके ऊपर के जी इंडस्ट्री को एंगेज करने की बात। तो जो हमें पीछे लेगेसी थी वो इतनी ज्यादा थी, इतना हमारे लिए जहाज छोड़ गए थे टाइटैनिक, उस वक्त हम इंडस्ट्री को एंगेज नहीं कर सके। लेकिन इंशाल्लाह आप इंडस्ट्री को जरूर एंगेज करेंगे। जबरदस्त। ये कहा जी जिया साहब को कहे ज्वाइन करें, हमने सबको कहा था ज्वाइन करें, वो नहीं आए। वकास चौधरी, दिस इज व्हाट गौरी साहब वाज टॉकिंग अबाउट, दिस मैनेजमेंट इज फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल एंड नॉट ऑन कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा जी, अब कुछ नीचे और क्वेश्चन भी आ गए हैं। अगर मेरा ख्याल है कि आखिरी 2-3 क्वेश्चन आप खुद ही सिलेक्ट कर लें ताकि हम प्रोग्राम को फिर वाइंड अप करें। बस देखिए मेरे ख्याल से सारे चीजें हो चुकी हैं, एक दो आखिर के और देख लेते हैं। अच्छा, ये सवाल ये, हाउ डू यू सी योर यंग मेंबर्स टू ग्रूम एंड डू यू सी एनी पोटेंशियल इन देम टू लीड? सर असल बात ये है कि सर अभी आप खासतौर पे जो लास्ट 3 ईयर में क्वालिफाई हुए हैं, तो सवाल आप लोगों ने टीम ने उठा दिए हैं कि क्वालिटी का इशू है, क्या कहेंगे आप? शारिक भाई, अगर आप ना, ये जो मैंने एक लेटर लिखा था कि ओवर 100 इनिशिएटिव्स, फर्स्ट एवर 100 इनिशिएटिव्स, अगर आप उसको देख ले, यकीन करें उसके अंदर ICAM के सारे प्रॉब्लम का सलूशन है। हमने उसके लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम दिया था, वो मेंटोरशिप प्रोग्राम था। आप सवाल करते हैं मैं रात तक बैठा रहूंगा, अवेलेबल रहूंगा। मेंटोरशिप प्रोग्राम क्या था? उसमें यह था कि जूनियर को सीनियर के साथ एंगेज करना था, सीनियर को उसके CPD-Rs मिलने थे, यानी कि जब जूनियर ने सीनियर के साथ मिलना था, सीनियर को उसके CPD-Rs मिलने थे,
और जूनियर को उससे एक्सपीरियंस मिलना था। सीनियर को जूनियर से एनर्जी मिलनी थी, जूनियर को सीनियर से एक्सपीरियंस मिलना था। तो ये एक ब्लेंड हम तैयार करने जा रहे थे मेंटरशिप प्रोग्राम का, जो इसके ऊपर मैं समझता हूँ अनलकीली काम नहीं किया गया। लेकिन मैं अगर कहता हूँ अगर ज़ियाद साहब की टीम आ भी जाती है तो मैं तो अब चला गया, लेकिन प्लीज मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जो हमने इनिशिएटिव्स लिए थे उनको दोबारा दिल पे हाथ रख के एक दफा रीड कर लें। अगर वो मेरिट पे बनते हैं तो प्लीज उनको जरूर कंटिन्यू रखें। जिंदाबाद। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त काफी हो गया, काफी मेंबर ने भी टाइम दे दिया। हम अब इसको क्लोज करते हैं। मेरे सारे सवालों का जवाब हो चुका है। एक सवाल जो है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी आपने भी इस बात पे बात की, फोकस की कि लोग मीडिया पे आपको ओपन चैलेंज किया और माशाल्लाह जी आपकी इस करेज की दाद देनी चाहिए कि आपने आके जो है वो जूम पे और यूट्यूब चैनल्स पे आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। और अच्छा, एक 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 शारिक भाई, एक दुबई से जो आया, दुबई इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, आई यूज्ड ठीक टू है, ट्रैवल। रवीज फ्रॉम अबू एक धाबी, अबू सही धाबी है। है, दिस इज फ्रॉम अबू धाबी। आई वंडर व्हाई आवर सीनियर्स आर unable to join hands for the betterment of ICMA। ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये जैनब नवीद साहिबा हैं, मैं ये जी समझता हूँ ये बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे जो सीनियर्स लोग हैं वो जब एक मकाम पे पहुंच जाते हैं, ये किसी जगह पे पहुंच जाते हैं, उनका प्रोफाइल सेटल हो जाता है, फिर वो जूनियर को उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करते। ख्वाजा अमजद सही साहब कहा करते थे, मुझे अभी भी उनकी बात याद है मरहूम की, अल्लाह ताला ने जन्नत अल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेजेंड थे हमारे मुल्क के, अकाउंटिंग प्रोफेशन के लेजेंड थे। वो कहते थे गौरी, बड़ा प्यार करते थे मेरे साथ, कहते थे गौरी आई लर्न फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, आई अर्न ड्यू टू दिस इंस्टीट्यूट, नाउ आई वांट टू रिटर्न इट बैक टू द इंस्टीट्यूट। तो हमें वी शुड रिटर्न इट बैक टू द इंस्टीट्यूट, ये हमें ये रखना चाहिए, ये हमारी स्पिरिट होनी चाहिए। ये मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो सीनियर हैं उनको भी इसके अंदर जो सब दोस्तों अपना जिन्हें जूनियर हैं उनकी पैम्परिंग करनी चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। जिंदाबाद जी, थैंक यू वेरी मच। ये बस मैं आखिर में अपना प्रोग्राम एक क्विक आंसर आपसे लेके, क्योंकि फिर पता नहीं। तारिक भाई, मैं ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी, अगर किसी दोस्त अपना दोस्त भाई का बहन का क्वेश्चन रह गया वो हैंड रेज कर ले। मेरा ख्याल है मैंने तो जो मैक्सिमम जो जवाबात थे वो लोगों के दे दिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहता है ये तो कंफर्म क्वेश्चन वोटर हैं, ये इनका आ रहा है, इनको ले लें आप। गैलेक्सी A31 ये कर रहे हैं। अपना सवाल चैट में भी लिख दीजिए, अपना लिख दें, सवाल लिख दें, हम ले लेते हैं। ये एक सवाल आया है कि हैव यू सीन सम पोटेंशियल इन यंग मेंबर्स, क्यों नहीं। हमारे जो यंग मेंबर्स हैं उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि कल उनके हाथ में इंस्टीट्यूट की तकदीर का फैसला है। कल उन्होंने जजमेंट करनी है, कल वो उनके पास सारा है। इस वक्त दे आर द बेस्ट जज। उन्हें पता है कि इस वक्त जो इंस्टीट्यूट है वो क्या, उसकी मार्केट सिचुएशन क्या है, ब्रांड प्लेसमेंट क्या है, हमारी इस वक्त हम कहाँ पे खड़े हैं। तो दे आर द बेस्ट जज, they should come forward, they should vote, they should choose the competent, professional and the most honest, dedicated members for this leadership। और मैं समझता हूँ कि the leaders forum is the best forum to provide you this sort of leadership। सर ये मोहम्मद, ये मोर थिंग एन ICB मेंबर डज नॉट सपोर्ट, ये तो खैर हो गया मेरे ख्याल है ना। एज ये इसी, जी जी आप जब सीनियर के हवाले से पूछा है तो जवाब दे चुके हैं। जैनब ने भी इसी किस्म की बात की है। और कोई सवाल नजर आ रहा है? और कोई सवाल है? ये अभी हैंड रेज हुआ है इनसे, ये गैलेक्सी A31 की तरफ से और मोहम्मद ये है, ये देखें कि क्या है, ये दो है मोहम्मद यासीन बट वुड लाइक टू एंटर इन इट इन एडमिट, तो कर लेते हैं लेकिन इज ऑलरेडी लेट। अच्छा जी, चैट में आ रहा है व्हाट प्लान, ये तो एक क्वेश्चन आया यूके से मुश्ताक साहब का, गौरी साहब आई थिंक एनसी शुड हैव एन ओवरसीज मेंबर एडवाइजर बोर्ड पार्टिसिपेंट फ्रॉम, वेरी गुड प्रपोजल एंड आई रिक्वेस्ट टू द कमिंग एनसी टू कंसीडर इट। और ये बड़ा जबरदस्त है और ये इससे हमारी जो इंटरनेशनली जो है वहाँ पे प्लेसमेंट बेहतर होगी। और हमें इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि हमें एक ओवरसाइज एक सीट अब क्रिएट कर लेनी चाहिए एनसी के अंदर,
जिसमें एनसी के जो ओवरसीज का एक अलग से कोटा होना चाहिए, यानी कि वो मेंबर के लिए सारे ओवरसीज वोट करें सिर्फ, और वो सीट की चेयर जो है वो ओवरसीज मेंबर्स के लिए होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट काउंसिल है, उसमें हम बहुत सारी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, उसमें ये भी एक रिफॉर्म बड़ी अच्छी प्रपोजल है मुश्ताक साहब की तरफ से। जिंदाबाद। और भी सवाल लेना चाहेंगे आप या? बस थैंक यू जी, थैंक जज़ाकल्लाह। यू वेरी मच। एंड तारिक भाई थैंक यू वेरी मच, हाँ, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ये कुछ हैंड रेज है, ये जरा सवाल ले लें, कुछ दोस्त नाराज ना हो जाए। ये मैं खाली इनके सवाल ही अच्छा, ये करने। क्वेश्चन आया है, हाँ, वुड यू इंक्रीज पासिंग मार्क्स एज इंटरनेशनल लेवल? ये वुड यू इंक्रीज पासिंग मार्क्स एज इंटरनेशनल एज पर लेवल। इंटरनेशनल लेवल? हमारे ऑलरेडी 50% का स्टैंडर्ड है, 50% का स्टैंडर्ड है। मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लें, यही बड़ी बात है। एट द लेवल ऑफ ये हो चुका सर, व्हाट स्टेप वुड यू? हाँ जी, मैक्सिमम हो चुके हैं जी मेरा ख्याल। जी हाँ, आई थिंक सब कुछ हो गया, इनका ये करे रह गए। थैंक यू वेरी मच जी, हम अपना प्रोग्राम अब क्लोज करते हैं और विश यू ऑल द बेस्ट टू दी लीडर्स फोरम। जो 22 कैंडिडेट भी अगर जो कंटेस्ट कर रहे हैं उन सबको भी बेस्ट ऑफ लक, और आप सबसे भी एक मिनट दरख्वास्त है एक कि मिनट एक मिनट, जी ये जैनब बहन ने, एक मिनट शारी भाई जैनब बहन ने कोई बात की है, जरा दोबारा कर लें। सर, आई थिंक आई कुडंट कन्वे माय क्वेश्चन प्रॉपर्ली। आई मेंट बोथ फोरम हैव few very competent contents. Why national council of such members can't be formed? मुझे हेल्प करेंगे, क्या कहना चाह रही हैं? एक मिनट मैं जरा ऊपर लेता हूँ। सर, आई थिंक आई कुड नॉट कन्वे माय क्वेश्चन प्रॉपर्ली। आप आई इनको मीन अनम्यूट मोर कर दें, forums have few आप आप इनको अनम्यूट कर दें। ये कौन सी वाली है इसमें आ नहीं रही मेरे पास पूरी। तनवीर हुसैन, क्या नाम है इनका पूरा? जैनब। हाँ आपको नजर हाँ, आ रही है मुझे इनका स्क्रीन आप पे? इनको अनम्यूट कर दें, इनको क्वेश्चन ले लेते हैं। इनका मुझे नजर नहीं आ रहा है जी पूरा। इसमें स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है इनका। आप चेक करें, आपको पास आ रहा है व्यू? अच्छा, मैं गैलेक्सी देखता प्रो। हूँ, एक मिनट में ट्राई करता हूँ, एक एक मिनट एक मिनट मिनट, इनका। यहाँ से इनका मेरे पास। ये मैंने हाँ जी, मैंने इनसे इनको अनम्यूट किया है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट रेज कर सकती हैं। ठीक है जी, जैनब आप सवाल कर सकती हैं। आई गेस शी लेफ्ट। जी ओके, जैनब चले आप। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच शारिक भाई। थैंक यू वेरी मच। और फाइनली मैं कंक्लूड करता हूँ कि जी आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है एक कि मिनट एक मिनट, नहीं 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 नहीं, अपना एक मिनट, ये क्वेश्चन क्लियर किया है। शी इज आस्किंग देयर आर जेम्स इन टू ग्रुप्स, व्हाई नॉट चूज आर पिक्ड एंड फॉर्म ए सिंगल एनसी? हाँ, ये मतलब यही बात तो में मैं कह रहा हूँ, इलेक्शन मेरी में बहन में ये इलेक्शन। कह रहा था कि हाँ, नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। एक नहीं, ऐसा तो पॉलिटिकल प्रोसेस तो होना चाहिए। आई डिसएग्री, इसमें पॉलिटिकल प्रोसेस वो रिफाइन करता है, लेकिन लोगों को सिर्फ मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए आना चाहिए। उसके बाद कम से कम उन्हें ब्रेक देना चाहिए, 3 साल का, 6 साल का। उसके बाद दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहें तो वो वही साहब, जरूर आए। इनका मशवरा तो मकसद ये है कि जो 8-8 के पैनल आ रहे हैं ना, उसमें से जो जो अच्छे लोग हैं वो उठा लिए। नहीं, अगर 4-4 उठा लिए तो आप समझते हैं कि मिक्स आ जाना चाहिए या किसी एक की लीडरशिप आनी चाहिए? इस टाइप की कोई बात की है उन्होंने? नहीं, उसमें उन्होंने उसमें न्यूट्रलाइज उसमें किया, उन्होंने मैं ये पॉलिटिक्स कहूंगा, को न्यूट्रलाइज करने की बात की है। नहीं उसमें ये होगा कि डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकेगी, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकेगी। पूरे ग्रुप को वोट करें, क्योंकि इससे आपके डिसीजन मेकिंग हो सकेगी। या अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत थोड़ा सा फर्क होना चाहिए कि मेजोरिटी एक बंदे को दें, 6-2 कर लें, 7+1 कर लें, ताकि अगर आप कहते हैं कि दूसरा अगर आप नजर आता है कोई आदमी तो जरूर करें। ये आपकी ये हाँ, ये देखें नहीं, अगर रेजिस्टेंस होगी, ये भी एक है। अगर काउंसिल में सारे एक तरह के लोग होंगे तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर वहां पे अगर डिसीजन मेकिंग ना होगी तो वो सारे साल लड़ाइयों में गुजर जाएंगे, जो इससे पहले काउंसिल में होता रहा है। एग्जैक्टली, तो डिलीवर करने के लिए थोड़ा सा एक ट्रैक पे भी होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन भी थोड़ी सी जरूर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और साहब मजीद को सवाल लेना चाहते हैं या कंक्लूड कर दूं? जी जी, थैंक यू वेरी मच शारिक, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ सारे मेंबर्स को। इतने सारे लोग आज के दिन वो सारे मौजूद भी रहे और अभी सुन भी रहे हैं। मैं ये समझता हूँ, ये ना इनफैक्ट जो आईसीएम है ना, ये हमारा पैशन है। ये इंस्टीट्यूट उस तरह से नहीं है जैसे हम कॉलेज में पढ़ के आए हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं और हमारी एसोसिएशन उतनी उसके साथ नहीं रहती। मैंने पहले भी कहा था
ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बंदे की क्लास बदल देता है। मैंने पहले कहा था कि मैं एक लोअर क्लास मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था, आज अल्लाह ताला ने क्लास बदल दी। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे, उनकी क्लास बदल गई, वो सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं, डायरेक्टर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये इंस्टीट्यूट जो है ये हमारा पैशन है, हमारा लव है। मैं समझता हूँ इसके साथ हमें इसको पे बैक करना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने हमें बहुत पे दे दिया, इस इंस्टीट्यूट को से फायदे नहीं लेने चाहिए, हमें बहुत दिया इस इंस्टीट्यूट ने। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको पे बैक करें। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट के इन्होंने जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोगों को कहां से कहां पहुंचाया। थैंक यू वेरी मच जी। मेरी आखिर में सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में अच्छा, एक और क्वेश्चन, भाई साहब, इस तरह तो खत्म ही शारिक नहीं भाई होगा। सॉरी, आप सवाल लेते रहेंगे, हम क्लोज नहीं करेंगे। जी जल्दी शारिक भाई करें। वो एक ना बार बार क्वेश्चन है कि हाउ डू यू वी ग्रांट टू पीपल हु वांट टू सर्व मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन पाकिस्तान। लास्ट क्वेश्चन। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, मैं इसके बारे में बढ़िया इसका मैं रिस्पॉन्ड कर चुका हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, इसके ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो ये आपको इतना पे बैक करेगी। मैं ये समझता हूँ आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने उसे बहुत ज़्यादा पे बैक किया है। जी तो अच्छा, ये उस ग्रांट के वाले से भी बात कर रहे हैं, कैन वी कीप ग्रांट फॉर मेंबर्स टू रिसर्च ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वेरी गुड। ये मैंने आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है कि हमने रिसर्च जर्नल इंट्रोड्यूस करवा दिया था। उस रिसर्च को इंट्रोड्यूस करने के बाद अगला था कि हमारे मेंबर्स रिसर्च करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, हमारे मेंबर्स रिसर्च करें एकेडमिया के साथ एसोसिएट होके, और जब हमारे यूनिवर्सिटीज के लोगों के साथ, प्रोफेसर के साथ, पीएचडी के साथ हमारे लोगों ने एज एन एसोसिएट काम करना था या एज ए लीड काम करना था, तो आईसीएम में मुख्तलिफ तरह के रिसर्च जो है वो ग्रांट उनके लिए एलोकेट करें। अगर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर कोई रिसर्च करवाना चाहते हैं तो मैं आज आपसे कमिट कर रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए जो रिसर्च कोई ग्रांट अगर इकट्ठी करनी है तो मैं इसमें अपने पूरे रिसोर्सेज लगा दूंगा। और मैं किसी के पास जाना पड़ा, किसी अदारे के पास, तो मैं जाऊंगा, बेशक वो हमारे मुखालफिन की नेशनल काउंसिल भी आई तो। एक एक सवाल बड़ा किसी ने पूछा है कि बोथ ग्रुप पॉलिटिकली डैमेजिंग आईसीएमपी, बोथ ग्रुप शुड बी रिजेक्टेड, न्यू पर्सन शुड बी इलेक्टेड। आपके पास 6 इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी मंगला साहब खड़े हुए हैं, सऊदीया से मोहम्मद इमरान साहब खड़े हुए हैं। सर लास्ट लेकिन गुलाम बास साहब, एक गुलाम बास लाहौर से खड़े, उनके बारे में बता दूं, जरा मोहतात रहिएगा। वो इलेक्शन प्रोफेशनल फोरम के साथ आके उनकी कैंपेन चला रहे हैं। वो सिर्फ अब्बास अंजरा साहब, जिनका बैलेट नंबर 8 है, वो उनको डिसीव करते हुए अब्बास अंजरा साहब का वोट बैलेट नंबर 8 में डालिएगा। अब्बास गुलाम बास 2 नाम के हैं। इसी तरीके से 2 हैं मोहम्मद इमरान, जो हमारे जो सीरियस कैंडिडेट हैं, वो इस्लामाबाद से हैं। एक हमारे यूके से भी दोस्त, यूएस अपना केएसए से दोस्त हैं। तो वो जो हमारे जो इमरान साहब हैं उनका बैलेट नंबर अलग है, और ये जो इसी तरह गुलाम बास है उनका बैलेट नंबर 8 है, याद रखिएगा। ठीक है जी, आई थिंक इट्स फेयर इनफ। नाउ वी बी क्लोजिंग आउट, अब उसको रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका, गौरी साहब आपका भी और सारे मेंबर्स का जिन्होंने बड़ी तादाद में हमें ज्वाइन किया। और वी रिग्रेट कि हमने कोशिश की थी कि सारे कैंडिडेट्स पे ऑनलाइन आ जाएं, और खासतौर पे प्रेसिडेंट साहब को भी और शहजाद मलिक साहब को भी, वो लोग ज़ाहिर है अपनी कैंपेन में बिजी थे। और इसी तरह वासे साहब की भी उनका रिग्रेट आ गया था कि उन्होंने उनकी मसरूफियात निकल आई, वो नहीं आ सके ऑनलाइन। लेकिन गौरी साहब ने बहुत सारी वसायतें दे दी। अगर आमना सामना हो जाता तो बहुत कुछ और क्लियर होता। और मेरी आखिर में रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर निकल के वोट दीजिए। कोविड का भी ख्याल रखते हुए आइए, क्योंकि हमारा जो एनसी चुनी जाती है वो 33% पे चुनी जाती है। तो 33% का पासिंग रेशियो जो नंबर जो है वो किसी को पसंद नहीं है। फर्स्ट क्लास लेकर आइए, कम से कम फर्स्ट डिवीजन वाला वोटिंग टर्नओवर लेकर आइए, 60% प्लस लेकर आइए, फिर देखिए क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। शारिक भाई, एक कंक्लूडिंग मार्क्स दे रहे, थोड़ा सा दे दूं। अभी आपने एक बात की कि वोट दें, मैं भी ये कहना चाहूंगा हमारे मेंबर्स आए, वोट करें। और अभी एक कमेंट आया कि जी ग्रुप के ऊपर आप थोड़ा सा अवेयर क्रिएट करें। देखें, ग्रुप पॉलिटिक्स जो है वो होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन ये
एक बदकिस्मती है कि ग्रुप पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी आपको याद होगा कि हमारे कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वो ग्रुप ही किया करते थे। वो ग्रुप पॉलिटिक्स के बड़े खिलाफ थे और आज वो एक ग्रुप का हिस्सा बने। उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की, मैं बाबर अली साहब की बात कर रहा हूँ, फिर वो फ्लोर क्रॉसिंग की, अब एक ग्रुप का हिस्सा है। तो मैं ये कहना बड़ा आसान है और उसके ऊपर उसके साथ कमिटेड रहना, अपनी कन्विक्शन के साथ करना। अगर वो अकेले बाबर अली साहब खड़े होते तो मैं उनको वोट जरूर करता, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक अपनी कन्विक्शन को छोड़ा। देखिए, मैं ये कहता हूँ दुनिया में कामयाबी सिर्फ इसी बात की नहीं होती कि आप जीत जाएं, आप खड़े रहें, एक स्टैंड के ऊपर खड़े रहें, वो भी एक कामयाबी है। अभी देखिए, ये मुख्तलिफ तरीकों से, जैसे गुलाम बाज साहब की बात की जा रही है। अब गुलाम बाज संजरा साहब जो है, हमारे जो बैलेट नंबर 8 है जिनका, उनका वोट पता किसके जरिए काटा जा रहा है? गुलाम बाज साहब, वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और ACM में भी हैं। अच्छा, वो इलेक्शन में खड़े हैं, वो चेयरमैन भी थे, लेकिन अपनी कंपेन पे नाम नजर नहीं आएगा। लेकिन उनका नाम सिर्फ इस तरीके से ऐड किया गया उनके ग्रुप पॉलिटिक्स में, उनको डैमेज करने के लिए कि वो हमारा जो बैलेट नंबर 8 है उसको डैमेज किया जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ग्रुप पॉलिटिक्स है तो बुरी बात, लेकिन ये अब इसका हिस्सा बन चुकी है, तो हमें इसके ऊपर वोट करना है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कल वोट के लिए जरूर निकलें। और शारिक साहब ने बहुत एक अच्छी बात की कि जब किसी मुल्क के अंदर, किसी अदारे के अंदर उसका डाउनफॉल शुरू होता है, तो सबसे ज्यादा कसूर उन लोगों का होता है जो साइलेंट रहते हैं, जो खामोश रहते हैं, जो पॉलिटिक्स को डर्टी पॉलिटिक्स कह के और उससे परे रहते हैं, लेकिन वो स्टेक होल्डर होते हैं। मैं ये समझता हूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवॉइडेंस होगी और इस इंस्टीट्यूट के साथ बहुत सारा डिसऑनेस्टी होगी अगर हम इस इंस्टीट्यूट के कल अगर वोट करने नहीं जाएंगे और अगर हम ये समझेंगे कि ये जी पॉलिटिक्स है, ये ग्रुप है। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये जो लोग हैं, भले उस ग्रुप में हैं, ये उन लोगों से बहुत बेहतर हैं जो घर में बैठे हैं और वो सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर आप वोट डालने आएंगे तो आप अपने आप को इनके बराबर ले आएंगे। आपने अपने आप को, आपने अपनी ओपिनियन दे दी। अगर आप अपनी ओपिनियन नहीं देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे, देखिए वो ये मैं फिर वही बात करूंगा कि रेगुलेटरी प्रोसेस होता है, उसके अंदर कंज्यूमर का रोल बड़ा अहम होता है। कंज्यूमर को उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इस वक्त इस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हमारे जो मेंबर्स हैं, ये मेजर स्टेक होल्डर हैं। तो मैं कहूँगा दे शुड कम फॉरवर्ड, कल उन्हें सुबह आना चाहिए और उन्हें वोट कास्ट करना चाहिए। और इस वोट कास्ट करते हुए फिर उन्हें ख्याल करना चाहिए कि इस पे एक 12 साल से एक बंदा काम कर रहा है, उसका ग्रुप काम कर रहा है और उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को, उसके ब्रांड को, लोगों की एम्प्लॉयमेंट को कहाँ पे बचा दिया है। और उसके मुकाबले में एक ऐसा आदमी भी आया था जो 1.5 साल के लिए आया था, अभी भी उसका नाम हमारे कंपेटिटर को याद है। चलिए जी, आपका नाम आगे भी याद रहेगा इंशाल्लाह। एंड वी साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। और होपफुली एवरीबॉडी विल बी अवेलेबल। असल में यहाँ पे यासीन भट्ट साहब ने ज्वाइन किया। यासीन भट्ट साहब ये भी बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर मैं चाहूंगा, अगर इनका माइक अनम्यूट हो गया है, जी जी एक जुमला कह दीजिए प्लीज। जी हो गया जी। जी यासीन भट्ट साहब, नहीं, आर ये यू मुझसे हियर मी? यासिर भट्टा भाई माशाल्लाह बड़े, इनका ये मेरा इंटरव्यू नहीं किया इन्होंने, मेरा इनसे गिला देखिए, इन्होंने रहेगा। लाइव सेशन किए हैं। इन्होंने एक जी बहुत जी, बड़ा सलाम अलैकुम। इनिशिएटिव लिया। सलाम। वालेकुम सलाम यासीन भाई, ठीक ठाक हैं आप? सर हैं? आप, मैं जी चाहूंगा जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स जी, आपकी अल्लाह का तरफ से शुक्र आ है, जाए। बहुत शुक्रिया। मैं जी जी, मेरे बहुत शुक्रिया शारिक भाई, थैंक यू वेरी मच। गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, वालेकुम मैंने सलाम। लेट ज्वाइन किया, मैं मेजर चंक जो है मिस कर गया, लेकिन बहरहाल आपने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। और गौरी साहब, सॉरी फॉर दैट, मुझे ख्याल था, लेकिन बहरहाल लाइन अप नहीं हो पाया चीज़ों का। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं ये कहना चाहूँगा कि इस 7-8 दिनों के अंदर मेरी अपनी लर्निंग बहुत ज़्यादा हो गई। मैं बहुत ज़्यादा इन टच तो नहीं था, लेकिन ये 7-8 दिनों के अंदर जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव लीडर्स हैं हमारे, उनसे इनसाइड मिली, उनके क्या विजन है, मैनिफेस्टोज हैं, क्या करना चाहते हैं। अब ये है कि जो भी आए, जो भी करे, हम उन पे चेक रखेंगे। जिस तरह कल शारिक साहब से बात हुई थी मेरी, कि रिकॉर्डेड हो गई ये चीज़ें सारी की सारी, ठीक है ना। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी हुई हैं, इनके ऊपर भी पड़ी हुई हैं, ठीक है। और वो सारी की सारी हमारा तो बिल्डअप रहेगा प्रेशर, चाहे जितना मर्जी हमारा सगा है को बंदा
कल को हम जरूर उससे अकाउंटेबिलिटी करेंगे कि यार दिस इज व्हाट यू सेड, एंड आपकी अपनी जो है वो परफॉर्मेंस किसी वजह से अगर नहीं हुई तो वजह क्या है। तो बिल्कुल ठीक है जी शारिक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और बाकी सबसे यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ेंगे तो तभी प्रेशर मजीद बिल्डअप होगा। ऑल्दो प्रेशर तो होता है इनके ऊपर परफॉर्म करने पर, लेकिन ये है कि जितना ज्यादा टर्नआउट होगा उतना ही वो जो एनसी है हमारी वो परफॉर्मेंस के लिए जो है वो हाथ पाँव मारेगी। तो बिल्कुल मैसेज बड़ा क्लियर है कि सबको करना चाहिए, और अनफॉर्चुनेट है लेकिन ये है कि जाहिर है पैनल को ही करना चाहिए, जिसको भी करें। अच्छा यासीन भाई, मैं ना ये कहूंगा कि जब मैंने, आपको याद होगा जब मैं आई वाज प्रेसिडेंट, तो मैंने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की थी कि मेंबर्स को ना मेंबर्स एरिया में जाए, और मेंबर्स हमारे सारे के सारे जिनके इस्लामाबाद में, कराची, लाहौर हॉल के अंदर हमारा जो जो बंदा भी कैंडिडेट है वो जाता था, वो अपने आप को प्रेजेंट किया और उसको हमने लाइव स्ट्रीमिंग कर दी थी, और वो सेफ एरिया के अंदर हमने की थी, सेफ एंड सिक्योर एरिया के अंदर। अब ये जो दौर है ना, इसमें आपको सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के अंदर रहना पड़ेगा और इनकी इंपॉर्टेंस को मानना पड़ेगा, और हमें जो प्रेशर्स हैं ये क्रिएट करने पड़ेंगे, ना सिर्फ इनके ऊपर, हमारे जो हुक्मरान उनके ऊपर भी हमें प्रेशर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और ये मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है। और गवर्नेंस के हवाले से जो मैं समझता हूँ कि जी गवर्नेंस हम कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर से गवर्नेंस आएगी, मैं कहता हूँ गवर्नेंस का प्रेशर नीचे से आता है। और ये जो यूट्यूबर का आप लोगों की कम्युनिटी है आईसीए में की, मैं समझता हूँ दे आर प्लेइंग अ वेरी इफेक्टिव रोल और वंडरफुल कंट्रीब्यूशन। अभी एक दोस्त ने क्वेश्चन किया, शाहिद महमूद साहब ने, कि जी आपने अपने दायरों में तो गवर्नेंस ले आए, तो आईसीएम में गवर्नेंस क्यों नहीं आई? तो मैं उसमें ये कहूंगा, अगर आपने ये जो लास्ट रेगुलेशन हमने अप्रूव करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भेजी थी, उसमें ये था कि जी प्रेसिडेंट सिर्फ 1 साल का होगा, और उसमें ये था प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेगा। उसमें ये भी था कि एक आदमी 2 अटेम्प्ट में आएगा, फिर ब्रेक देगा, उसके बाद वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। उसमें जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स थी वो सारी की सारी ईडी को, डायरेक्टर्स को कर दी गई थी। प्रेसिडेंट और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हमने पॉलिसी जो थी वो क्लियर कर दी थी, ये हमने किया था। लेकिन उसके अगेंस्ट ये जो हमारे एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इन्होंने भी कंप्लेंट की थी। इसके अगेंस्ट हमारे जो यासीन साहब हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कंप्लेंट की थी, तो वो नोटिफाई नहीं हो सकता। तो शाहिद भाई वो हमने तो पूरा अपना, मैंने तो अपना रोल प्ले कर दिया था। बाकी वो अबाबिल से किसी ने पूछा था कि तू अपना ये जो आतिश नमरूद है, तू पानी फेंक रही है जाके कतरा, और हुदूद लकड़ी फेंक रहा था, तो उनसे पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारे पानी फेंकने से ना आग बुझनी है, ना लकड़ी से आग ज्यादा चलनी है। तो दोनों का जवाब ये था कि हमने अपना रोल प्ले कर दिया। तो बाकी मैं ये समझता हूँ कि मेरी टीम ने अपना रोल प्ले कर दिया था। काशिफ प्लेड हिज रोल, आई प्लेड माय रोल, और मैं ये समझता हूँ कि आज ये जो हमारी कम्युनिटी इतनी वाइब्रेंट हो गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है। मुझसे किसी ने पूछा था, गौरी साहब आपने अपना इस सक्सेशन में क्या छोड़ा, तो मैंने कहा ये जितने वाइब्रेंट लोग इस वक्त बात कर रहे हैं ना, तो ये वो हैं जो मेरे सक्सेसर हैं। और इसी तरीके से मैं सिर्फ इस एरिया में काम नहीं कर रहा। यासीन भाई आपसे कभी प्रोग्राम करेंगे, मैं कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर बहुत बड़ी एक मूवमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसमें हम कंज्यूमर राइट्स के ऊपर बात करेंगे, और उसके ऊपर बहुत सारी बातें होंगी, वो आपसे किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन मैं फिर बात करूंगा, अगर आपको गवर्नेंस चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो आपको वोट करना है ख्वाजा हिरारुल हसन साहब को, सगीरुल हसन साहब को, गुलाम अब्बास साहब को, बैरक नंबर 8। फिर आपको वोट करना है खालिद महमूद साहब को। फिर आपको वोट करना है वहाँ पे अनीसुर रहमान साहब को। फिर वोट करना है हर दिल अजीज शख्सियत शफी ज़िक्रिया साहब को। फिर आपको वोट करना है हमारे चैंपियन हैं इस्लामाबाद के मोहम्मद इमरान को। फिर आपको वोट करना है वहाँ पे हमारे हैदराबाद साहब को, जो पार्लियामेंट हाउस में काम कर रहे हैं। देखिए मेरा ये खुला चैलेंज था आज मैं समझता हूं कि इंस्टीट्यूट को मैं बड़े हाई नोट पे छोड़ के जा रहा हूं। मैंने एज ए प्रेसिडेंट भी अपने आप को ऑफर किए रखा, मंथली मेरी तरफ से आता था, आपको रिव्यू आता था, क्वार्टरली रिव्यू आता था, सेमी एनुअली आता था, ईयरली आता था, मीट द एनसी प्रोग्राम हमने किया, तो हमने अपने आप को अवेलेबल किया। तो इसमें भी ये वाहद ऐसा था कि एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट मैंने अपने आप को ऑफर किया था। ज़िया साहब आ जाते, शहजाद मलिक साहब आ जाते, मुझे वासिफ साहब ने फोन किया, मेरे भाई हैं,
बहुत ज्यादा नेक इंसान है, बहुत ज्यादा उनसे मैंने सीखा है। उन्हें कहा गौरी साहब मैं आ रहा हूँ तो तैयार रहिएगा। मैं कह जी तैयार हैं, आपके लिए ज्यादा तैयारी कर लेंगे, लेकिन वो उनकी कोई मसरूफियत थी, वो नहीं आ सके। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सब दोस्तों को, नेशनल के काउंसिलों के लोगों को ओपननेस के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बात करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जितने यूट्यूबर हैं उनकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कोई इसके ऊपर मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली प्रोग्राम करें, जिसमें मेंबर्स को बुलाएं, जिसमें ऑफिस बेरर को बुलाएं, उनसे बात करें। ये कोई बात, ये कहते हैं जी इंस्टीट्यूट की बातें, सोशल मीडिया, डिजिटल, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? हमारी कौन सी बात है? देखें ये इंस्टीट्यूट जो है ये नेशनल प्रॉपर्टी है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसकी बात अगर वहां पे हो रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ओवर टू शारिक भाई। चलें जी, ठीक है। मेरा ख्याल थैंक यू वेरी शारिक मच, साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं कंक्लूड करूँ, असल में मेरा एक वो कुरान ऑनलाइन का सेशन होता है, वो भी मैं कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच यासीन भट्ट और गौरी साहब, इंशाल्लाह तमाम मेंबर्स का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और बात की। इंशाल्लाह आपका टर्नआउट जो है वो इंस्टीट्यूट की किस्मत बदलेगा। साइनिंग ऑफ माय साइड, अल्लाह हाफिज जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।